क्या पता तुम वहां जाके 4 साल इंजीनियरिंग किया, इतना गाइडेंस था नहीं क्या करना है, इंजीनियरिंग मतलब बहुत बड़ी चीज होती थी हमारे टाइम पर। तो देन आफ्टर जॉब किया कुछ समय, फिर मुझे बाद में पता चला कि यार एक अच्छी एग्जाम होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसमें ग्रेड 1 ऑफिसर्स बनते। तो फिर जॉब क्विट करके मैंने सोचा चलो तैयारी करते हैं, सिलेबस जाना क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा उस समय क्या था 2006-7 के बाद में यूपीएससी के अंदर जनरल कैटेगरी में 4 अटेम्प्ट मिलते हैं। आप कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं? 4 बार एग्जाम दे सकते हैं, या 32 ऑफ एज, 32 साल से ऊपर यदि आप हो जाते हैं तो आपको एग्जाम देने के लिए नहीं मिलता। तो मैंने प्रिपरेशन शुरू किया। अब प्रॉब्लम ये थी, जॉब क्विट किया था, कहाँ से करें कहाँ से, बेसिकली जबलपुर, मैं जबलपुर का हूँ। तो ठीक है, सुना इंदौर अच्छी सिटी है, गाइडेंस मिल जाता है, तो मैं इंदौर आया। यहाँ आया तो फिर उस समय कोचिंग्स और कंटेंट इतना अवेलेबल नहीं था। आजकल तो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत मिलता है, आपको गाइडेंस भी बहुत मिलता है। उस समय हम लोग के पास था नहीं, इवन मोबाइल भी उस समय इतना चलन में नहीं था। तो हुआ क्या कि जो भी सोर्सेज अवेलेबल थे 2 साल तक वहीं इंदौर में रहकर मैं अपनी प्रिपरेशन करता रहा। सेकेंड थिंग ये हुआ कि एक तो कोचिंग भी ठीक थे, अच्छा पढ़ाया था सब लोगों ने, पर प्रॉब्लम ये हुआ बहुत बड़ा, इंदौर में सेंट्रल टू द स्टेट सर्विसेज पीएससी को लेके जो फैकल्टीज थे तो वो ज्यादा एलिजिबल लगे मुझे वहां पर। अच्छा इतना डिफरेंशिएट किया नहीं, हम लोग ट्राई कर रहे थे यूपीएससी का, तो क्वालिफाई किया, मैं दोनों प्री निकला, सुन के दोनों अटेम्प्ट में, पर मेरा मेंस रुक गया दोनों बार। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि नहीं आप दिल्ली जाओ, यूपीएससी करना तो कहाँ जाना, दिल्ली जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, दिल्ली निकल गए थर्ड अटेम्प्ट, क्योंकि 2 और चांसेस बचे हुए थे। अच्छा दूसरा ये भी था कि जॉब क्विट करके बैठे थे तो फैमिली से भी बहुत प्रेशर था। ठीक है, वहां जाके वहां भी मुझे ऐसा लगा कि कोचिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, सेल्फ स्टडी करते हैं। ग्रुप था हमारा काफी अच्छा ग्रुप था, 3 लोग हैं हम लोग, 3 रूममेट थे, और जिनमें से 2 एक आईपीएस इन छत्तीसगढ़ कैडर और एक आईपीएस इन दिल्ली, 3 लोग थे हम। तो ठीक है, मतलब थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू कॉल किया है। ठीक, थर्ड अटेम्प्ट में इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था मेरा, पर मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। तो वो एक्चुअली मेरिट बनता भी, मैं बताने वाला हूँ कि एग्जाम कैसे होती है। तो जो मेरिट बनता है तो उस मेरिट में मैं नहीं था। फोर्थ अटेम्प्ट में क्या हुआ कि मेरा मेंस में बहुत अच्छा स्कोर था, पर मेरा इंटरव्यू बिगड़ गया था, बहुत बुरी तरह बिगड़ा था। एक क्वेश्चन पर उन्होंने उलझा दिया था। तो फाइनली, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था फोर्थ में, तो मुझे लग रहा था कि अंडर 100 तो मैं रहूंगा, और जब रिजल्ट आया फाइनली तो मैं फेल हो गया, मतलब मेरा नहीं हुआ। बहुत बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि 4 अटेम्प्ट में खत्म हो गया। अब क्या करें क्या करें, स्टेट को लेके कुछ ऐसा था नहीं कि यार कुछ करना है, सिलेबस थोड़ा सा एक सा ही है स्टेट और यूपीएससी का, थोड़ा सा चेंज करके। उस दिन जब मैं फेल हुआ था, ऐसा लगा था, मतलब रिजल्ट आया, फिर इसके पहले भी फेल हुआ, लेकिन 3 बार फेल हुआ तो फिर भी फेल होते थे। तो अगले दिन क्या होता है कि आप अपने आप को बूस्टअप कर लेते हो, क्यों? क्योंकि आपके पास नेक्स्ट अटेम्प्ट, और आप सोचते हैं चलो ठीक है इस बार नहीं तो अगली बार जो कमी है वो पूरी करेंगे। फोर्थ में एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे पास अब कुछ नहीं था, मेरे अटेम्प्ट खत्म हो गए थे, क्या करें। ठीक है, तो वो फिर विचार आया कि वही आया कि फिर से इंजीनियरिंग में जॉब करते हैं जाके। पर फिर ऐसा लगा कि यार ये 4 साल मैंने क्या किया, यदि मैं फिर से वही जॉब ज्वाइन करना चाह रहा हूँ तो इस 4 साल में जो मैंने सीखा, क्योंकि मैंने 4 साल में यूपीएससी की प्रिपरेशन में जो सीखा वो मैंने ना कभी इंजीनियरिंग में सीखा, मैंने इंजीनियरिंग में एक कोर्स सीखा था, मैंने आईएएस की प्रिपरेशन में एक जीवन सीखा कि एक जीवन कैसे जिया जाता है। उसकी एक्चुअली एक बहुत अच्छे सर, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चे को एक बार यूपीएससी या स्टेट सर्विस की तैयारी करनी चाहिए, वो फेल भले ही हो जाए लेकिन वो अपनी लाइफ में फेल कभी नहीं होगा, एग्जाम में फेल हो सकता है। तो मुझे वही लग रहा था, प्रेशर, सब बहुत प्रेशर था मेरी फैमिली का, मैं क्योंकि अकेला था, और फिर थोड़ा सा एकेडमिक बहुत जिनका स्ट्रॉन्ग रहता है वो हमेशा प्रेशराइज फील करते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, रिलेटिव्स की भी, और ये तो जॉब ज्वाइन करो, ये करो, वो करो। पर मुझे ये लग रहा था कि 4 साल मैंने क्या किया, जो मैंने गेन किया, तो यार वो एक्सपीरियंस, वो मेरे जैसे वो लोग, मैं क्यों फेल हुआ, बहुत बाद में मुझे ये बात समझ में आई कि मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि मैं बहुत लेट उतरा। मुझे अपने टाइम पे जब मैं मेहनत कर सकता था तो मुझे किसी ने वैसा गाइड नहीं किया, क्योंकि लेक ऑफ गाइडेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है इस फील्ड में।
यदि आपको राइट टाइम पे राइट गाइडेंस मिल जाता है ना, मैं क्यों फेल हुआ, 4th अटेम्प्ट में जब फेल हुआ था, मैं ये सोच रहा था कि काश एक और होता तो मैं टॉप 10 में होता यूपीएससी में, लेकिन वो एक मेरे पास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था वो केवल प्री की प्रिपरेशन पर दे दिया था बस। ये मैंने सीखा था कि यार उस दिन कोई टीचर होता ना और वो मुझसे ये बोल देता कि यार प्री निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, यदि तुम्हारी मेंस की प्रिपरेशन नहीं है, यदि इंटरव्यू की नहीं है, तो तुम वो अटेम्प्ट खर्च मत करो, अपना वेस्ट करो। जबकि जब मैं पहली बार प्री निकला था तो मुझे ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा था जैसे मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है। मतलब कोचिंग, वो एक छोटी कोचिंग थी, उससे मैं अकेला सिलेक्ट हुआ था, सेमिनार्स हो रहे मेरे, देखो इन्होंने प्री निकाला, और मैं भी बड़ा खुश था उस समय, मुझे लग भी रहा था यार बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बाद में मुझे लगा कि यदि वो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया होता ना, कोई टीचर ऐसा मिल जाता कि जो बोल देता कि नहीं यार तुम मत दो, तो शायद मेरे पास एक अटेम्प्ट और होता और मैं शायद सिलेक्ट हो जाता। तब मैंने डिसाइड किया था, जैसे अभी गगन सर ने कहा, इसके बाद स्टेट सर्विस भी दिया उस साल, फिर स्टेट सर्विस में हो गया था मेरा ये डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट पर स्टेट सर्विसेज के लिए मैं तैयार नहीं था। उसी समय मैंने कोचिंग खोला था, जस्ट मतलब बच्चे भी मैं पढ़ाता था, तो मेरे साथ मेरा लक बहुत अच्छा है इस मामले में, तो स्पेशली एकेडमिक मामले में, कि मैं कोचिंग खोला, उसी समय मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरे घर से क्या है, बहुत प्रेशर था कि यार आप जॉब ज्वाइन करो, गवर्नमेंट जॉब कोई छोड़ता नहीं, लेकिन एडमिशंस कोचिंग में हो गए थे, सब चीजें थी, और रिजल्ट भी कोचिंग का उस साल बहुत अच्छा मिला। हमारी कोचिंग से 3 डिप्टी कलेक्टर्स थे, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला बच्चों को। तो जब आपके पास प्रेशर बहुत होता है लेकिन आपके पास कुछ अचीवमेंट होता है, तो डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाती है। मतलब उस समय मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं था कि मुझे क्या करना। अब पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं, पूरे रिलेटिव्स डाल रहे हैं, सभी फ्रेंड्स भी बोल रहे थे यार गवर्नमेंट जॉब है, पर मैं बिल्कुल भी मैं यूनिक था कि मैं तो पढ़ाऊंगा। और मैंने फिर पढ़ाना शुरू किया, और कुछ लोग बोलते हैं मतलब कि बड़े खुशनसीब होते हैं वो बच्चे जिन्हें टीचर बहुत अच्छे मिलते हैं। मेरे साथ तो उल्टा है, मेरे साथ उल्टा है। मैं इतना खुशनसीब हूं कि मुझे बच्चे बहुत अच्छे मिले, मतलब वो बच्चे मिले जो सिलेक्शन मिले। मेरे साथ बिल्कुल उल्टा है। मेरे यहाँ क्लास में जो बच्चे आते हैं इतने डिवोटेड होते हैं। अभी मैं जस्ट अभी का एक बता रहा हूँ वाकया, कि एक लड़की है बहुत छोटे से गांव से, मैरिड थी, और वो 4 सिस्टर थी, मतलब उनकी ब्रदर नहीं है, चारों सिस्टर, और बहुत बैकवर्ड शाजापुर में गांव। और वो आके तैयारी के लिए आई, एक छोटा सा बेबी भी था उसका। तो मैंने कहा करते हैं पीएससी, फर्स्ट अटेम्प्ट डीएसपी वो बन गई। इसके बाद मैंने उससे इतना ही बोला था कि यार एक काम करना, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल, तुम यूपीएससी क्यों नहीं करते? तो बोली सर कैसे करेंगे, बच्चा ये वो। मैंने कहा कुछ नहीं, पढ़ना 2 घंटे निकाल देना। वो डीएसपी रहते हुए एक लड़की, एक बच्चा छोटा सा, इतनी चैलेंजिंग जॉब से एक अटेम्प्ट लगा, सेकंड अटेम्प्ट में लास्ट ईयर वो आईएएस में, और आईएएस में विंग्स होती है, तो उन्हें अभी इनकम टैक्स आईआरएस मिला। लेकिन अभी इस बार रिजल्ट आया अभी कुछ दिन पहले, वो फिर से इंटरव्यू दे दी, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि वो इस बार प्रॉपर आईएएस बनेगी। ठीक, ना कोई डेली ना कुछ। एक्चुअली क्या होता है कि एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना उतना जरूरी नहीं है जितना उस एग्जाम को लेके आपके अंदर तड़प आपको सिलेक्ट कराती है, पढ़ाई नहीं कराती सिलेक्ट। आपके दिमाग में यदि वही चल रहा है ना बार बार, नहीं मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना, तो आप पढ़ ही लोगे, 100% पढ़ लोगे। तो मैंने वो तड़प देखी थी उस बच्चे के अंदर, आज ये बनना चाहती है, कुछ करना चाहती। यही खरगोन का मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक बच्चा था बहुत छोटा, यही पास में कोई विलेज था, तो बहुत गरीब, वो घर से निकल गया था, वहां पहुंचा, और वहां एक सर, ये जो ट्रक में जो अनाज के बोरे रखे जाते हैं, भरे जाते हैं, तो शाम को वहां जाके 2 घंटे बोरे भर के उसकी इनकम होती थी, और सुबह क्लास करता था। और पहले अटेम्प्ट में वो सब इंस्पेक्टर बना भी टीआई। तो अल्टीमेटली क्यों? क्योंकि मैंने उसको देखा था कि उसके अंदर तड़प है, उसे क्या करना, पुलिस वाला बनना। तो अल्टीमेटली आप एक टारगेट सेट कर लो, दिन भर उसके बारे में सोचो, मैं गारंटी दे रहा हूं आप एक दिन बनोगे। बस ये है। तो ये तो हुई थोड़ी सी अलग टाइप की बात। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम जिस चीज के लिए आप आए हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ।
कि जैसे सर ने मुझसे बोला कि यार करियर काउंसलिंग करना है बच्चों को लेके, तो करियर एक बहुत डिसाइसिव फेस होता है आपकी लाइफ का, जहां आपको ये चुनना होता है कि आपको क्या बनना है। तो आप इसमें किसी का अंधानुकरण मत करो कि ये बन गया ये बन गया। सबसे पहले आप बहुत इजी है अपने आप को उस कैरियर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर पाना। सबसे पहला आपका काम होना चाहिए क्षेत्र का चयन, कि आप किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। भाई आप खुद देखो, हमारी तरफ पुलिस बनने को लेकर है, हमें टीचिंग में जाना है, हमें रेलवे में जाना है, हमें आर्मी में जाना है। पहले आप इसका चयन करो क्षेत्र का, कि एक्चुअली हम क्या करना चाहते हैं। फिर हर एक क्षेत्र में यदि आप देखोगे तो यदि गवर्नमेंटल सर्विसेज की बात करें तो 4 टाइप के पद हैं इसके अंदर, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। कई बार क्या होता है कि देखिए चीज, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती हैं, हम इतने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते कि हम उस एग्जाम के रिगार्डिंग क्या कर पाए, अपने आप को उतना पैसा खर्च करके दिल्ली जैसी जगह पे जाके पढ़ सकें। पोटेंशियल बहुत होता है, तो कभी कभी क्या आर्थिक बाउंड्रीज रहती है। तो मेरा कहना यह है कि यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो पहले एक ऐसे क्षेत्र, उसी क्षेत्र में उस जॉब का चयन कर लो जो आपको जल्दी मिले आप, और जिसका थोड़ा सा सिलेबस का हो, जो बहुत ज्यादा आपको गाइडेंस नहीं मांगती, आप बेसिक पढ़ के और आप वहां पर सिलेक्शन ले लो। लेकिन जैसे सिलेक्शन हुआ आपका तुरंत फिर आप उसको पकड़ लो जो आपने टारगेट बनाया, और अगले 6-8 महीने के पहले पोस्टिंग जनरली मिलती नहीं है, उसमें उसको तैयार कर लो बहुत अच्छे से, जैसा ये सोनू परमार ने किया। मेरे को दिल्ली उस समय नहीं जा सकती थी, तो उसने पहले छोटा एग्जाम पढ़ा, सिलेक्ट हुए। एक बार आपको एक्सपीरियंस हो जाए, हर एक एग्जाम की एक बोन मैरो होती है, एक रीढ़ की हड्डी होती है। यदि वो रीढ़ की हड्डी आपने पकड़ ली ना, आप IAS भी बन जाओगे। फिर आपको बहुत कम ध्यान रखना। एक्चुअली क्या होता है कि क्या होता है, आपको एक बार पढ़ना होता है, इसके बाद तो आपको रिवीजन करने पड़ते हैं बस, और रिवीजन के लिए उतना टाइम नहीं मांग लगता। आप कभी भी देखना, आपने एक बार आपको मेहनत करना, पहली बार की जो मेहनत है ध्यान रखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यदि आपने चीज को बहुत डेप्थ में पढ़ लिया ना और बहुत अच्छे से आपने एक बार तैयारी कर ली, तो एक बार फिर आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होते हैं ना, तो फिर एक नहीं मिलते रिजल्ट, फिर हर फील्ड में मिलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी का सिलेबस क्या है, एक सा है। मैंने देखा है इसमें। तो मैं आपको एग्जाम्स के बारे में बता दे रहा हूं पहले कि कितने टाइप के एग्जाम्स होते हैं। मैं सेक्टर वाइज आपको बताऊंगा, जैसे एक सेक्टर में हम चले। सबसे पहले सिविल सर्विसेज, ठीक, जो सिविल सर्विसेज है, तो सिविल सर्विसेज में जाए तो देखो ग्रेड केवल 4 है इंडिया में नौकरियों, सरकारी नौकरियों में केवल कितनी ग्रेड होती है? 4। क्लास 1 के अधिकारी, क्लास 2 के अधिकारी, 3 के और 4 के, या आप ग्रेड ABCD जो ग्रुप होते हैं उनको मान सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, सिविल सर्विसेज में यदि अपन जाएं तो सिविल सर्विसेज में जनरली जो रिक्रूटमेंट दिए जाते हैं 2 तरह से दिए जाते हैं सिविल सर्विसेज में। एक होता है केंद्र सरकार से, मतलब आप केंद्रीय UPSC के थ्रू जाओगे, और दूसरा जाओगे आप स्टेट PSC के थ्रू। तो देखना इसमें 3 टाइप की भर्तियां मिलेंगी आपको। ग्रेड 4 की सर्विसेज इसमें नहीं होती हैं, इसमें क्लास 1, 2 और 3 ये 3 सर्विसेज हैं। जैसे आप UPSC में जाओगे तो UPSC क्लास 1 और क्लास 2 के लिए देगा, बेसिकली क्लास 1 के लिए देगा। अब क्लास 1 में आप देखेंगे तो IAS, इसमें लगभग 40 टाइप की सर्विसेज। IAS यदि आप UPSC एग्जाम फाइल करोगे तो कितने टाइप की सर्विसेज हैं? 40 में सबसे ज्यादा प्रीफर करने वाली सर्विस है, जो रेफरेंस में टॉप पर रखा जाता है, वो है IAS के बाद अब ये चॉइस वाली बात है IPS, IRS में इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज एंड नार्कोटिक्स है। फिर आप रेलवे के जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं IRTS के अंदर, IFS फॉरेन सर्विसेज, विदेश में जो राजदूत वगैरह बनते हैं तो वो तो प्रमोटी बनते हैं पर इसी सर्विसेज से। तो ऐसे मिला के लगभग 40 प्रकार की पोस्ट आपको मिल जाएंगी। किसके अंदर? UPSC के अंदर। इसमें लगभग 35 प्रकार की पोस्ट है क्लास 1 की, और 5 टाइप की पोस्ट क्या हो जाती है क्लास 2। तो UPSC के थ्रू ये एग्जाम होता है, ठीक। अब एग्जाम का पैटर्न मैं बाद में बता रहा हूँ। फिर आप स्टेट के अंदर जाओगे तो उसमें जो PSC होता है, MPPSC, वो क्लास 2 और क्लास 3। तो क्लास 2 के अंदर डिप्टी कलेक्टर, DSP, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, ठीक, और असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह बहुत सारे पोस्ट हैं। क्लास 3 में आप जाओगे इसी में तो नायब तहसीलदार, कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर, मतलब जो इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है वो किसमें आ जाएंगी? क्लास 3 में। ये हो गया क्या? सिविल सर्विसेज का, ठीक। अब देखना, अब यदि अपन जाए इसके अंदर कि हमें बनना है, हमें जाना है डिफेंस के अंदर, कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं हमें किसमें जाना है? सेना में।
तो सेना में आप जा सकते हैं क्लास 2, डायरेक्ट एंट्री कहां से होगी? क्लास 2 के अंदर, और इसे बोला जाता है लेफ्टिनेंट। ठीक, इसके दो, इसमें आप जा सकते हैं किसके थ्रू? सीडीएस, एक एग्जाम होती है कॉमन डिफेंस सर्विस, मैं सिलेबस अभी बाद में डिस्कस करता हूं। तो आप सीडीएस के थ्रू जा सकते हैं, आप उसमें एक ही एग्जाम होती है, पैटर्न अभी मैं बता रहा हूं उसमें क्या पूछते हैं। तो सीडीएस के थ्रू, लेकिन सीडीएस के लिए जो एज रिस्ट्रिक्शन है वो है 25 साल, और 25 अलग अलग है। जैसे आप ओटीए में जाओगे तो 25 है, आईएमए में 23.5 है, नेवी में और आपका जो एयर फोर्स है इसमें 24 साल तक चल जाता है। ठीक है, और इसके लिए आपको यूपीएससी एग्जाम देनी है। अभी मैं एग्जाम पैटर्न बता रहा हूँ कैसे हुआ। लेकिन इसमें आप सेना में डायरेक्ट जा सकते हो, सेना की जो अभी नई भर्ती होती है अग्निवीर, तो इसमें सीधी सेना में आप सैनिक के रूप में सीधे जा सकते हो अग्निवीर के थ्रू। और अग्निवीर में जनरली जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है तो उनके लिए तो कोई एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उनकी रैलियां होती हैं और वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग निकलती हैं। फिजिकल आपका अच्छा हो केवल, तो आप आराम से उसमें क्या हो जाता है, रिक्रूटमेंट हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया आर्मी का। अब यदि आप सोचो कि हमें केंद्र सरकार में क्लास 3 की नौकरियों में डायरेक्ट जाना, थोड़ा इजी पड़ता है यूपीएससी से थोड़ा इजी, तो ये एग्जाम होती है एसएससी। एसएससी में जो इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है, जैसे आपने कहा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, ठीक, या कैग में इंस्पेक्टर, तो ये सब पोस्ट जो है ये एसएससी के थ्रू आप सिलेक्ट होगे, उसका एक क्राइटेरिया है एग्जाम का। ठीक, फिर आपने कहा कि चलिए आर्मी नहीं, हमें जाना है पैरामिलिट्री में। आर्मी और पैरामिलिट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है ध्यान रखना। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं इसमें 5 टाइप की सर्विसेज आती हैं। एक सीआईएसएफ आता है, एक बीएसएफ आता है, सीआरपीएफ आता है, इसके बाद आईटीबीपी आता है और एसएसबी आता है। ये 5 सर्विसेज हैं। इसमें आप 2 तरीके से जा सकते हो, एक तो ऑफिसर रैंक पर जा सकते हो आप, किससे? एक एग्जाम होती है यूपीएससी लेती है, असिस्टेंट कमांडेंट, उसका एक यूपीएससी एग्जाम देता है। उसमें वो थोड़ा सा बहुत टफ नहीं है, आप यदि जीएस बहुत अच्छा करते हैं ना तो उसका फिर फिजिकल देन इंटरव्यू। तो ये तो आपका क्लास 2 हो गया, मतलब जो अपने यहाँ यदि एसपी रैंक है, डीएसपी एसपी के बीच का जो पद है वो असिस्टेंट कमांडेंट है, बहुत अच्छा पद है, क्लास 2 के अंदर आता है। और यदि आपको पैरामिलिट्री में क्लास 3 में जाना है इंस्पेक्टर, तो ये अलग एग्जाम होती है, एसएससी सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम है। उसमें आप जैसे मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर बनते हैं वैसे पैरामिलिट्री में सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। फिर उनकी जो आर्मी जो सोल्जर्स की होती है वो भी उनकी अलग रिक्रूटमेंट होती है। रेलवे की एक एग्जाम होती है, रेलवे की एग्जाम में सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है बेसिक रीजनिंग पे, मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक जीएस, और थोड़ा सा उनका जो साइकोलॉजी टेस्ट होता है तो उस पर वो फोकस करते हैं। मतलब आपके पास है ना ईयर लगभग 25 टाइप की एग्जाम्स अलग अलग जो विभाग कंडक्ट कराते हैं उनके थ्रू। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल बता रहा हूं, मुझे ये बताइए कि आप में से वो लोग जो यूपीएससी के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं यूपीएससी से स्टार्ट करता हूं। एक एक एग्जाम के बारे में बेसिक बेसिक, उतना टाइम नहीं है। ये डायरेक्ट देखना यूपीएससी का एग्जाम, और मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूं, और इसमें स्टेट वाले भी होंगे, स्टेट पीएससी भी आप लोग हो सकता है कुछ लोग टारगेट करें, मैं दोनों में बता रहा हूं। एक सा है लगभग, थोड़ा सा डिफरेंस देखना। आप यूपीएससी देखना, ये पेन मारा था, देखा यूपीएससी में आपको सबसे पहले ये एग्जाम 3 फेज में होगी। सबसे पहले होगा प्री एग्जाम, फिर होगा मेंस और फिर होगा इंटरव्यू, और यही होगा पीएससी। यूपीएससी जब आप एग्जाम दोगे तो ये 40 टाइप की पोस्ट के लिए एग्जाम होगी। ठीक, सबसे पहले इसका एक प्री टेस्ट होगा, सबसे पहले क्या होना है, प्री टेस्ट। ध्यान रखना, मैं कंपैरिजन में पीएससी भी बताऊंगा इसका, क्योंकि दोनों के फॉर्मेट क्या है, एक ही, सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले इसका एक प्री टेस्ट होगा जिसमें एक पेपर होगा जनरल स्टडी का, एक पेपर होगा एप्टीट्यूड का, बेसिक मैथ्स। ठीक, जनरल स्टडी में 100 क्वेश्चन आएंगे, एप्टीट्यूड में 80 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, जो जनरल स्टडी का मार्किंग होगी वो 2 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, मतलब कितने नंबर हो गए, 200, और यहाँ पे 2.5 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन है चूंकि एप्टीट्यूड में, तो इसमें भी कितने नंबर होंगे, 250, सॉरी 200। ठीक, अब देखना क्या होगा,
अब ये होगा कि आपने एक एग्जाम दिया, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट, एक दिन में दोनों पेपर होंगे, 2-2 घंटे दिए जाते हैं आपको, आप ये एग्जाम दोगे। अब इसमें होगा क्या कि जब मार्किंग होगी, इसमें ध्यान रखना है, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग, इसका मतलब आपने यदि 3 गलत किए और 1 सही किया तो 0 हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में, ध्यान रखिए। यदि आपने 1 सही किया और 3 क्या कर दिए, गलत कर दिए, तो 0। तो इस बेस पे ये एग्जाम ये फ्री होगा। अब आप इसमें एप्टीट्यूड में देख लीजिए पहले, इसमें क्या आएगा। इसमें बेसिक मैथ्स आएगा, इसमें अपठित गद्यांश आते हैं, इसमें निर्णय की क्वेश्चंस आते हैं। निर्णय मतलब जैसे मैंने बोल दिया आपसे कि आप एक जगह के एसपी और आपको एक दायित्व सौंपा गया है कि आप एक पर्टिकुलर क्षेत्र से अतिक्रमण हटा दें, और आप जब अतिक्रमण हटाने जाते हैं, देखना आप अतिक्रमण हटाने जाते हैं तो आप देखते हैं कि बूढ़ी औरत है, वो बहुत फूल वगैरह रख के बेच रही है, वो बहुत गरीब है, और उसने क्या बना रखा है वहां पर अपना एक छोटा सा झोपड़ा बना रखा, और वो अतिक्रमण क्षेत्र में आ रहा है, और आप क्या है, एसपी। ऐसी स्थिति में आप क्या करें, तो देखना उसमें क्या होगा। नंबर 1, आप इसे इग्नोर करोगे कि कौन क्या है, अतिक्रमण हटाओगे। दूसरा, आप सिचुएशनल क्वेश्चन है ध्यान रखना। दूसरा कि आप उसे इग्नोर कर दोगे और उसका झोपड़ा रहने दोगे और उससे बोल दोगे कि ठीक है आप अपना बेचो। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, इस पे जो ये सिंगल डिसीजन मेकिंग में आते हैं 8 क्वेश्चन, ये सिंगल 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें कोई नेगेटिव, पूरे में नेगेटिव है, लेकिन किसमें नहीं है, डिसीजन मेकिंग। अच्छा, इसमें जो मार्किंग होगी वो कैसी होगी, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2.5 का, तो डिसीजन मेकिंग का भी एक क्वेश्चन कितना है, 2.5 का। तो इसमें देखो मार्किंग कैसी होगी, जो सबसे परफेक्ट आंसर होगा उसमें 2.5 नंबर मिलेंगे, उसके बाद जो उसके नियर अबाउट होगा उसमें 1.5 मिलेंगे। तो समझ में आ रहा है? मतलब इसमें ध्यान रखना, ये एक सिंगल सेक्शन ऐसा है, क्योंकि देखो निर्णय उन्होंने पूछा है निर्णय, तो भाई जिसने निर्णय दिया है, निर्णय कभी किसी का गलत नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग तो सही होता है। हम सबके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, वो परफेक्ट हो सकता है, किसी का इम्परफेक्ट हो सकता है, तो इसमें नहीं होती मार्किंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। फिर अपठित गद्यांश ऐसे मिला के, अब क्या होगा, अब जब कॉपी चेक होंगी आपकी, ध्यान रखना, तो सबसे पहले आपकी कॉपी चेक होगी एप्टीट्यूड, इसकी कॉपी सबसे पहले चेक होगी। और यदि यहां पर आपके मार्क्स जो हैं इस वाले सेक्शन में, यदि ये 35% के नीचे चले गए, थोड़ा बहुत वेरिएट करता रहता है, पर यदि ये 35% के नीचे चले गए, तो फिर आपका जीएस फर्स्ट की कॉपी चेक ही नहीं होगी, आप डिस्क्वालीफाई। आया समझ में? ठीक, पहले ये वाली कॉपी चेक होना है, ध्यान रखना। यदि इसमें और रिजर्वेशन में थोड़ा 30% चला जाता है। रिजर्वेशन में कितना मार्क्स मांगते हैं, 30% कैटेगरीज में। तो जैसे मैंने कहा कि 200 नंबर का पेपर, और यदि आपके 60 नंबर नहीं आए रिजर्वेशन में 200 में से, तो आपकी वो कॉपी चेक ही नहीं होगी, आप फेल हो। आ रहा समझ? एमपीपीएससी में भी प्री ऐसा ही होता है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि इसमें होते हैं एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन, 100। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, पर सबसे थोड़ा पॉजिटिव चीज कह सकते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब पूरे के पूरे 100 क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेट कर रखा है, तो वो 40% जनरल के लिए और 30% एससी और एसटी के लिए। तो एमपीपीएससी में जनरली जो पेपर आता है, जो अभी तक देखा है मैंने, कि इसको अलग से तैयार करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत इजी पेपर आता है। आप 2-3 दिन में यदि पढ़ लोगे ना, तो ये आराम से क्वालिफाई हो जाता है। दूसरी चीज कि आपकी फाइनल मेरिट में जो प्री की जो मेरिट बनेगी, उसमें इसका कोई लॉस नहीं होगा। आपने क्वालिफाई कर लिया, हो सकता है कोई बच्चा 180 नंबर लेके आ गया, हो सकता है कोई बच्चा 80 नंबर लेके आया, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ना 180 वाले को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ना 80 वाले को नुकसान। मतलब ये पेपर क्या करते हैं, साइड कर देंगे। फिर होगा आपका ये वाला पेपर चेक, कौन सा, जनरल स्टडी। इसमें आपका बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, साइंस, जो उनका एक पूरा सिलेबस है, उससे क्वेश्चन आएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग है यूपीएससी के अंदर, ये कितने नंबर का है, 200। जनरली यदि 200 में से आपके जनरल कैटेगरी में 90 से लेकर 100 नंबर के बीच में है, तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है आईएएस में। मतलब कितने परसेंट, 50। ठीक,
और रिजर्वेशन कैटेगरी में कट ऑफ चला जाता है 75 से 80 के बीच में, मतलब लगभग 40 क्वेश्चन यदि आपके सही है 100 में से काटने पीटने के बाद में तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। मतलब जो सिलेक्शन होगा आपका वो किस बेस पर होगा, इस पेपर की। अब आप जाओगे सेकंड फेज में। सेकंड फेज कहलाएगा मेंस। एमपीपीएससी में भी यही होगा। एमपीपीएससी में 100 क्वेश्चन होंगे, इसके बेस पर मेरिट करेंगे। और यदि आपके जनरली 70 से 75 के बीच में क्वेश्चन सही है, मतलब लगभग 140 से 150, क्योंकि पेपर थोड़ा इजी रहता है स्टेट का, तो आपका प्री क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। फिर आप किसमें स्टेट में जाओगे, मेंस में। तो पहले मैं बता रहा हूं यूपीएससी का मेंस। यूपीएससी का जो मेंस है सर, ये कहां से होगी, ये वाला, हाँ नेक्स्ट पेज वो पेज हाँ। अब देखना, अब आप सेकंड फेज में जा रहे हैं यूपीएससी, कौन सा, मेंस। ये यूपीएससी मेंस में टोटल मिला के होते हैं 9 पेपर्स, और ये होंगे रिटर्न में। ये आपको लिखना, जैसे आप कॉलेज में लिख रहे हैं ना, आपने सुना हुआ आज एग्जाम भी ये सब लिख के आए हो, तो ये मेंस होगा, रिटर्न में होगा। तो इसमें 9 पेपर हैं, जिनमें एक पेपर होगा हिंदी, पहला पेपर किसका है, हिंदी, और एक पेपर होगा इंग्लिश का। ये बहुत बेसिक हिंदी और इंग्लिश है, इसमें निबंध आएगा, आपका ग्रामर आएगा, ये सब चीजें आएंगी। और ये दोनों पेपर होंगे 300 नंबर के, 300 का हिंदी का होगा और 300 का इंग्लिश का। हिंदी में आपको चाहिए 100 नंबर और इंग्लिश में चाहिए 75 नंबर। यदि इनसे कम नंबर आए आपके, तो आपकी बाकी 7 कॉपियां चेक होंगी। जैसा आया है समझ में, फिर से बताऊं, ये क्वालिफाइंग है ये दोनों पेपर। मतलब देखना, जैसे आपका प्री क्वालिफाई होगा, अक्टूबर में क्या हो गया आपका मेंस, आपने कितने पेपर दिए, 9, तो उन 9 पेपर में पहली कौन सी कॉपी चेक होगी, हिंदी और इंग्लिश की। और हिंदी 300 नंबर का आएगा, आपको कितने चाहिए, और अपना जो 10th स्टैंडर्ड का हिंदी है और 10th स्टैंडर्ड का जो इंग्लिश है, तो पहले ये कॉपी चेक होगी, देखेंगे 100 आए कि नहीं, और ये देखेंगे 75। किसी एक में भी इससे कम आए तो आपकी बाकी 7 कॉपियां वो फेंक देंगे, मतलब आप क्या हो गए, फेल, बिना चेक हुए। अब यहां पर आप वही बात, आप 200 डाल रहे हैं, आप 250 डाल रहे हैं, इसका कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि ये क्वालिफाई किया, इनको साइड कर देंगे। अब आपकी कौन सी कॉपी चेक होंगी, 7, जो 7 पेपर। अब 7 पेपर में देखना कैसा है, हर एक पेपर उनका जो है वो है 250 नंबर। हर एक पेपर कितने का है, 250 नंबर का। इस हिसाब से देखें तो टोटल मिला के मेंस कितने का हो गया, 1750 यूपीएससी का। पेपर कोई भी पेपर होगा तो वो 2 पार्ट में बटा होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो 125 नंबर का पार्ट ए होगा और पार्ट बी कितने का होगा, 125 का। हर पेपर में यही मिलेगा। जैसे पेपर नंबर 1 जीएस का, पहले मैं बताऊं, पहला पेपर जीएस फर्स्ट, तो इसके अंदर होगा हिस्ट्री, इसके अंदर होगा ज्योग्राफी, बेसिक हिस्ट्री और ज्योग्राफी। पेपर 2 पर चले जाओ, तो पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत का जो राज्य व्यवस्था और संविधान है, पहला पार्ट। और दूसरे में सोशल इश्यूज, हेल्थ और बहुत सारे टॉपिक हैं छोटे छोटे, वो 250 हो गए। तीसरा पेपर बेसिकली होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो 250 नंबर का वो हो गया। फिर चौथा पेपर एक नया उन्होंने ऐड किया है, इथिक्स। इथिक्स मतलब नैतिकता, क्योंकि 2011 के बाद सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी वो भ्रष्टाचार, तो उन्हें लगा कि यार ऐसे लोग भेजो पहले से जो नैतिक है, तो इन्हें नैतिकता पहले पढ़ाई जाए सिलेबस में। तो उन्होंने चौथा पेपर क्या डाल दिया, इथिक्स। 4 पेपर हो गए। फिर 5वां पेपर होगा निबंध का। 250 नंबर के निबंध आएंगे, लेकिन निबंध में ये रहता है, चॉइस मिलता है आपको कि 2 निबंध लिखना पड़ते हैं आपको, कितने के, 125 नंबर। तो 125 नंबर के 2 निबंध होंगे, लेकिन दोनों में आपको चॉइस मिलेंगे, कितने, 4 टॉपिक देंगे वो एक में, और किसी एक पर क्या लिखना है आपको, निबंध लिखना, और बिल्कुल यही दूसरे निबंध में होगा। तो कितने, 5 पेपर हो गए। लेकिन यहां पर एक यूपीएससी में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। ऑप्शनल भाई, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिसको जो रखना है, साइंस का, ऐसे टोटल मिला के ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी 2 पेपर होंगे, तो 2 पेपर मतलब 250 into 2, तो कितने के, 500। जैसे एक एग्जाम्पल, हिस्ट्री वाले भी होंगे, मेरा तो फिलोसफी, हाँ कोई होगा ना, या हिस्ट्री या दूसरे सब्जेक्ट वाले, कौन सा, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में आपने देखा 4 पार्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, 4 होते हैं ना।
तो इन्होंने दो पार्ट कैसे डिवाइड कर दिया कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत किस में आ जाएगा, पार्ट ए में, और आधुनिक भारत और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो पार्ट बी में। तो ऐसे हर एक पेपर को, वो सब्जेक्ट उसे दो पार्ट में डिवाइड किया, तो ऐसे 500 नंबर। तो टोटल मिला के मेंस कितने का हो गया, 1750 का। 1750 में यदि जनरल कैटेगरी में आपका स्कोर 700 के अप्रोक्स चला जाता, मतलब आप मेंस में 700 नंबर लेकर आए, तो आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। और आप लोग देखोगे इसमें 1750 में से 700, ये तो हम बगैर पढ़े भी आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्वेश्चंस जो है वो वैसे नहीं रहते, ठीक। तो यदि आप 700 लेके आ गए जनरल में, तो आपका क्या हो जाएगा, इंटरव्यू कॉल। तो आप दिल्ली में जाओगे, दिल्ली में इंटरव्यू देने जाओगे, इंटरव्यू जो होगा वो होगा 275 का। वहां आपको बुलाया जाएगा, 5 लोग बैठेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जनरली होते, टफ नहीं होते। मुझसे मैं 2 बार दिया हूँ आईएएस का इंटरव्यू, क्वेश्चन बता रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत दिया, उन्होंने मुझसे बोला मेरा थोड़ा हॉबी है क्रिकेट बहुत खेल, मैंने देखी भी बहुत, इसलिए साथ फेल भी हो गया देखना। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्रिकेट देखा था मैंने हॉबी, उन्होंने चाइना मैन क्या होता है, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन जो क्रिकेट खेलते हैं जी। एक क्वेश्चन उन्होंने क्या किया, अब वो एक साउथ के बैठे थे, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था इससे क्या पूछा क्रिकेट का, क्योंकि बूढ़े लोगों को ज्यादा पसंद आती नहीं क्रिकेट। तो बोले चलो बताओ क्रिकेट में, बोले क्या करते हो तुम? मैंने कहा सर बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी करते हैं सब। तो उनका दिमाग खराब हो गया। तो वो मुझसे क्या बोलते तुम्हें क्या लगता मुझे आती नहीं क्रिकेट? मैंने कहा क्यों? बोले मैंने तो कभी नहीं देखा कि धोनी बॉलिंग कर रहा, विकेट कीपर कहाँ बॉल कर रहा, उनका कहना है। तो मैंने कहा सर मैं गली नुक्कड़ की खेला हूँ, इंटरनेशनल थोड़े खेला हूँ। गली नुक्कड़ की क्रिकेट में सब चलता है, विकेट कीपर बॉलिंग भी करता है, तो फिर वो बहुत हंसा। तो मतलब आप ये मत सोचा करो कि वहां आप बहुत दब के या कोई बहुत बड़ा, जो है चीजें वहां में प्रेजेंट करो, वो सिंपल होता है, मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ अप होता, ठीक। तो ये 275 का क्या होगा, इंटरव्यू। और जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, ध्यान रखें, तो वो बनेगी मेंस प्लस इंटरव्यू, मतलब 1750 और 275, तो कितने होगा ये 2025। ये दोनों जुड़ेंगे, आपके मेंस में कितने मार्क्स आए और इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए, ये दोनों जोड़ के क्या बनेगी आपकी मेरिट। और इस मेरिट के बेस पर आपको फिर यदि रैंक जो बनेगी, जैसे 1000 पोस्ट है इस बार, तो 1000 रैंक तक जाएगा। अब आपकी रैंक बनी सपोज इसमें 135, तो आपको फिर रैंक में जो प्रेफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इस टाइप के पोस्ट उसमें क्या होते हैं, अलॉट होते हैं, ठीक। इसमें जनरल कैटेगरी में आप देखो तो यदि आपका 1050 प्लस है स्कोर ओवरऑल कितने में से 2025 में, तो आपको प्रॉपर आईएएस मिल जाएगा। जनरली 1100 नंबर में टॉप 10 लोग आ जाते हैं, 1100 तक स्कोर रहता है जो टॉप 10 रहते हैं, मतलब लगभग 50% में। और पीछे जाओगे तो आईपीएस, आईआरएस इस टाइप से मिलेगा। तो ये समझ में आया ये यूपीएससी का। स्टेट सर्विस का मैंने अभी बताया था आपको कि स्टेट सर्विस थोड़ा सा स्टेट न्यू बता, ये पीएससी का मैं बता दूंगा आपको, स्टेट पीएससी का, एमपीपीएससी का। इसमें आपने प्री दिया, प्री में जीएस का पेपर होगा, एक एप्टीट्यूड का पेपर होगा। आप यदि जीएस क्वालिफाई करोगे तो आप कहां जाओगे, मेंस में। जनरली 70 नंबर में क्वालिफाई हो जाता, मतलब 70 क्वेश्चन में 100 में से 70 है आपको मेंस देने मिल जाएगा जनरल में। मेंस में इनके 6 पेपर, 9 की जगह कितने होते हैं, 6। और इसमें कोई क्वालिफाई नहीं, जैसा उनका हिंदी इंग्लिश था इनका कुछ नहीं इसके। तो इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले वही पैटर्न है इनका, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसा डिफरेंट है कि जैसे इनका जीएस फर्स्ट पेपर, तो जीएस फर्स्ट कितने का हो गया, 300 नंबर का। हिस्ट्री और ज्योग्राफी कितने की होगी, 300 नंबर की, 150। फिर जीएस सेकंड में इन्होंने पॉलिटी रख रखा और वही सोशल इश्यूज वाला पार्ट है, तो 300 का जीएस सेकंड। जीएस थर्ड के अंदर साइंस वगैरह है, तो 300 का होगा। तो 3 पेपर कितने के हो गए आपके, 900 के, ठीक। लेकिन इनका जो चौथा पेपर है एथिक्स का, जो वहां यूपीएससी में देखा था, ये इनका 200 नंबर, तो कितने हो गए, 1100। फिर 5वां पेपर इनका हिंदी का, जो बेसिक हिंदी है,
ये संधि समास वगैरह ये सब पढ़ना पड़ते हैं। तो ये भी कितने का है? 200। और छठा पेपर इनका है तो उसमें निबंध भी है, उसमें पत्र लेखन भी, जो सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, टिप्पण वगैरह और जो आदेश अधिसूचना, तो ये सब पैटर्न इनका है। तो ये सब मिला के कितने का है? 100 नंबर। मतलब इनका जो मेंस है वो कितने का है? 14। 6 पेपर है और 1400 नंबर में जनरली आपके 750 के आसपास से दिया जाते हैं मेंस में, तो आपका इंटरव्यू कॉल हो जाता है 750, कोई 55% मान लो। और इंटरव्यू इनका इंदौर में ही होता है, पीएससी इंदौर में ही है, देखा होगा वो धरने वरने होते रहते हैं। तो ये 750 नंबर पे कट ऑफ आ जाता है। इनका जो इंटरव्यू होता है वो होता है 175 का, 175 नंबर। तो 175 और 750 वो 1400 मतलब कितना? 1575। तो इसमें से जनरली फाइनल मेरिट बनेगी। और यदि आप 900 के अप्रोक्सीमेट स्कोर लेके आ रहे हैं, इंटरव्यू वही मेंस और इंटरव्यू जुड़ेगा, और यदि आप वो लेके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि आप 950 प्लस लेके आए तो आपको डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी में से एक ना एक तो मिल ही जाएगा। अच्छा, एक और मैं बता दूं कि लड़कियों को 33% अलग से रिजर्वेशन है स्टेट सर्विस। तो यदि लड़के का कट ऑफ, लड़के को यदि हमने कहा कि जनरल के लड़के को 950 में डीएसपी मिल रहा, तो जनरली लड़की को मिल जाता है वो 920 के आसपास। बहुत अच्छे से सर से परिचित सब है। मेरे मित्र हैं सर, सर बहुत इंटेलिजेंट है। एक्चुअली मित्र मैं बोलता हूँ इनको, ये भी मुझे मित्र मानते हैं, पर ये मेरे सीनियर हैं। हम दोनों ने पीएससी की तैयारी एक कोचिंग से स्टार्ट की थी, जहाँ इनको देख के मैंने पढ़ाई शुरू की थी। मैं सेकेंड ईयर में था और सर इंजीनियरिंग किए हुए थे SGS से। हमारे कॉलेज में सर को वेलकम है सर, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो भी इनसे सीखेंगे 100% अप्लाइड होगा। थैंक यू सर। इसमें जनरली यदि लड़कियां हैं तो थोड़ा सा कट ऑफ क्या होता है, जैसे 950 पे मेल को मिल रहा है डीएसपी, तो 920 पे किसको मिल जाएगा? लड़कियों को। पर यूपीएससी में लड़कियों को अलग से रिजर्वेशन नहीं है, ध्यान रखना, वहां रिजर्वेशन नहीं है कि कम में मिल जाए। यूपीएससी में लड़के और लड़कियां बराबर, ठीक। तो ये स्टेट सर्विस का था, ठीक। अब मैं एक और एग्जाम बता रहा हूं आपको, जैसे आपको आर्मी में जाना है, तो आर्मी में यदि ऑफिसर रैंक में जाना है आपको, तो आप सीडीएस के थ्रू जा सकते हैं। एक एग्जाम होती है, मैं उसका तरीका बता दे रहा हूँ। सीडीएस में क्या होता है, 25 साल की एज तक आप सीडीएस दे सकते हैं। और इसमें जो आपको पोस्ट मिलती है, इसमें 3 सर्विसेज आती है। एक तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, मतलब आर्मी में आप बनेंगे क्या? लेफ्टिनेंट। पोस्ट कौन सी होती है इसमें? लेफ्टिनेंट, और क्लास 2 की पोस्ट। तो लेफ्टिनेंट बन सकते हैं आप उसी एग्जाम के थ्रू। यदि आप एग्जाम एक ही होती है, यदि आप नेवी में जाना चाहते हैं तो आप सब लेफ्टिनेंट बनते हैं, इंडियन नेवी एकेडमी जो है। और तीसरा जो है वो एयरफोर्स, यदि उसमें आप एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट हुए तो आप फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं। एग्जाम कैसे होती है? एग्जाम लेता है यूपीएससी, क्लास 2 की एग्जाम है ये। इसमें यूपीएससी जैसा यूपीएससी का पेपर होता है, तो जनरल स्टडी, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, तो आपके 3 पेपर होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है जनरल स्टडी का, एक होता है मैथ्स का। ये मैथ्स का केवल उन लोगों को देना जरूरी है जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाना चाहते हैं चेन्नई लॉन्ग टाइम के लिए। और यदि जो मैथ्स नहीं देना चाहते तो वो फिर ओटी और एयरफोर्स के लिए अप्लाई करें। तो जनरली क्या होता है, एक सेकंड पेपर और थर्ड पेपर होता है बेसिक इंग्लिश का। तो बेसिक इंग्लिश का जो पेपर होगा, तो ये 3 पेपर आपको देना पड़ेंगे यदि आप ये सिलेक्ट हो गए। और ये लगभग 40-45% पे सीडीएस का एग्जाम पास हो जाता है। तो इसका सेकंड फेज आपको फेस करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं एसएसबी। एसएसबी में आप यदि प्री क्वालिफाई हो गए तो अलग अलग आर्मी के सेंटर्स है, जैसे इलाहाबाद है, हमारा भोपाल भी, तो वहां पर आपको, तो वहां ऐसा जैसे ग्रुप डिस्कशन, फिर आपका मेडिकल भी होगा, फिर आपके जैसे आंसर राइटिंग, मैंने दिया था सीडीएस, ध्यान रखना। तो उसमें जैसे हम लोग के टाइम पे क्या हुआ था कि मैं इलाहाबाद सेंटर पे गया था सब देने, तो उन्होंने क्या किया था कि एक जैसे उसमें एक स्टोरी राइटिंग होती है, तो उन्होंने क्या किया कि वो कुछ सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए उन्होंने ऐसे ही एक स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई। पिक्चर क्या बनी कि एक झोपड़ा है और झोपड़े में आग लगी हुई, ठीक, उसके बाहर एक आदमी बैठा हुआ और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बाल्टी बाल्टी में पानी लेके भाग रहे हैं। एक पिक्चर दिखा दी 30 सेकंड, और बोले लिखो इसमें। तुम सबसे मैंने क्या बोल दिया, लिखो। तुम लोग आए भाई ऑफिसर बनने, लेफ्टिनेंट, क्या देखोगे आप?
एक पेज दे देंगे आपको, 3 मिनट के अंदर क्या करना है, लिखना है, क्या लिखोगे? बैठ बैठ के लिखो। हाँ क्या बताओ ना, तो क्या बोल लिखोगे क्या? हाँ जो नॉर्मल है कोई, क्या लिखोगे? हाँ हाँ देखना, अब मैं बता रहा हूँ मैं कि जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं ना, ऑफिसर रैंक में, थोड़ा सा क्या है कि मुझे ये बताओ कि यदि मैं यही चीज बाहर कोई पान की दुकान वाले से बोल दूं तो वो क्या लिखेगा? वो भी तो यही लिखेगा, एक झोपड़े में आग लगी हुई है उन लोगों से आपको बुझाने जा रहा है, तो तुम्हें क्यों ऑफिसर बना दूं मैं? उसको ना बना। आला को समझते? वो ये चाहते हैं कि इस स्टोरी पे उन लोगों को वो लेंगे जिनकी सोचने का तरीका क्या होगा। अब मैंने लिखा था, मैं सेकंड फेज में बाहर हुआ, फर्स्ट में तो अंदर हो गया। मैंने लिखा था क्योंकि इंजीनियरिंग वाला था, तो मैंने स्टोरी ये लिखी कि एक्चुअली ये फायर टेक्नोलॉजी की एक मॉक ड्रिल है। इंजीनियरिंग होती है एक फायर इंजीनियरिंग, तो एक मॉक ड्रिल है जिसमें ये सब जो जा रहे हैं इंजीनियर्स हैं, और इनके लिए एक सिचुएशन दे दी गई है कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और कहीं आग लग गई। मॉक ड्रिल जानते हो ना, नकली वाला, तो आप उसको आग को बुझाओ। तो आप समझना थोड़ा सा, आपको वो लेफ्टिनेंट बना रहे हैं। आप यदि कश्मीर में कहीं हैं और आप देख रहे हैं घर के सामने कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं पेपर पढ़ रहे हैं, और आप यदि सोच रहे हैं कि यार लेफ्टिनेंट है आप क्या सोच रहे हैं? नॉर्मल सोच रहे हैं कि यहाँ आतंकवादी नहीं हो सकते, जबकि आपको सूचना मिली है कि इस क्षेत्र में क्या आतंकवादी। तो आप ये सीन देखकर आपकी सोच क्या होगी? क्या यहाँ तो आप उल्टा सोचो। तो वो वैसे जो उल्टा सोचते हैं ना कि नहीं ये वो नहीं है जो दिख रहा। आर्मी में बहुत जरूरी सब ऑफिसर्स रैंक पे, स्पेशली जो मिलिटेंट एरिया है ना, तो वहां वो ऐसा सीन बनाएंगे मिलिटेंट सामने कि जैसे बहुत नॉर्मल है, और अंदर बहुत प्रॉब्लम्स होती है। वो इसलिए उस लेवल पे उनका जो सोचना होता है। अब ये तो जब आप एसएसबी जो आर्मी में जाना चाह रहे हैं करोगे तो आपको मजा आएगा उसको सीखने में। तो ये एसएसबी होता है इस टाइप से। यदि ये क्लियर करोगे तो मेडिकल होगा इसके बाद और आपको पोस्ट मिलेगी लेफ्टिनेंट, ठीक। और ये तो ऑफिसर रैंक की है। तो या तो आप जाओगे चेन्नई में ओटीए में ट्रेनिंग में, या एक आईएमए है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, तो वहां होगा, ठीक। सेना का तो मैंने बता दिया था कि आर्मी में तो अग्निवीर एक नया आया। यदि आपके पास एनसीसी नहीं है तो उनके 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बेसिक साइंस के शायद 20 क्वेश्चंस होते हैं, 15 क्वेश्चंस उसमें शायद ये मैथ्स के 10 होते हैं, 5 रीजनिंग के होते हैं, और जीए के 15 क्वेश्चन होते हैं। मतलब 50 क्वेश्चन का एक एग्जाम होता है, और टफ नहीं होता है। आपने ये क्वालिफाई किया था, उनका जो फिजिकल क्राइटेरिया वो पूरा कर दो तो आर्मी में डायरेक्ट आप सैनिक के रूप में भर्ती हो जाते हैं। और आपके पास यदि एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो फिर आपको ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाकर उनका फिजिकल क्राइटेरिया पूरा करोगे वो ले लेंगे। फिर इसके बाद में एक एसएससी एग्जाम होती है जिसमें आप ग्रेड 3 जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आप सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, एक बहुत अच्छी संस्था है कैट, या एक्साइज सेंट्रल एक्साइज में जाना चाहते हैं, तो इसमें एसएससी की एग्जाम होती है। एसएससी 2 फेज पर होती है, 3 फेज पर है। सबसे पहले उसका बेसिक एग्जाम होगा, तो 200 क्वेश्चन का एक ही पेपर आपको फेस करना होते, और उसमें 4 पार्ट होंगे, ध्यान रखना। एक होगा जनरल स्टडी, यही हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब। सेकंड बेसिक मैथ्स आएगा। थर्ड रीजनिंग होगा 50 क्वेश्चन, और 50 इंग्लिश के होंगे। और यदि ये 200 क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ये क्वालिफाई कर दिया तो फिर उनका फिजिकल होता है। तो उनके फिजिकल में 1600 मीटर की दौड़ है, एक 100 मीटर की दौड़ है, शॉर्ट पुट है, लॉन्ग जंप है, ये सब चीजें। और इसके बाद में यदि वो क्वालिफाई कर दिया तो फिर आप टीयर 2 पे जाओगे। टीयर 2 में भी एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, और इसके बाद में फिर वो आपको एसएससी में जो भी आपकी रैंक बनेगी तो उसके अकॉर्डिंग पोस्ट मिलेगा आपको। इसके अभी तो चूंकि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हूं मैं, और मैं सर के पास मेरा नंबर भी रहेगा, यदि किसी को कोई इंटरेस्टेड है किसी भी फील्ड में तो मुझे कॉल करके उस पर्टिकुलर फील्ड का डिटेल भी ले सकते हैं। जैसे अभी तो मैं बहुत सरफेस पे बता रहा हूँ, यदि क्योंकि सभी मिक्स हैं, कोई यूपीएससी वाला तो ना एक डिटेल करेंगे तो 2-4 दिन लग जाएंगे एग्जाम्स बताने में। तो जिसको यदि कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। गगन सर तो बहुत टच में रहते हैं, आप ले सकते हो। एसएससी के थ्रू आप इनकम टैक्स और इन सब जॉब्स में जा सकते हो, ठीक। इसके बाद में स्टेट के अंदर टीचिंग वाली जॉब होती है, उसके लिए आपको एक, और टीचिंग वाला तो सब लोग आपको ज्यादा बेटर बता पाएंगे। एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, आप वो क्वालिफाई करो और इसके बाद में वो अप्लाई करके वो हो जाता है। फिर इसके बाद में तो
ये टीचिंग वाला जॉब हो जाएगा। इसके बाद कुछ और भी होती है, जैसे वन रक्षक, एक और मैं बता रहा हूँ, जेल प्रहरी और वन रक्षक, ये भी अच्छी पोस्ट है, मतलब स्टेट के अंदर बहुत निकलती भी आने की वाली है। तो इनमें क्या होता है कि इनमें जनरल एग्जाम होता है। जनरल एग्जाम में बेसिक जीए, मैथ्स, रीजनिंग। अच्छा, दो बुक्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, 3 बुक्स। ये जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना चाहते हैं फर्दर, मुझे 3 बुक जरूर पढ़ो आप, इनिशियल बेसिक लेवल पर। जनरल स्टडी के लिए आप लूसेंट पढ़ो, अभी एक बुक आती है लूसेंट, तो जनरल स्टडी इनिशियली बहुत अच्छी बुक है। एक इंग्लिश की बुक आती है परफेक्ट इंग्लिश, बीके सिन्हा, इंग्लिश की बीके सिन्हा बुक है परफेक्ट इंग्लिश। तो वो आपकी जितने भी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बता रहा हूँ ना, उनके लिए बहुत अच्छी है। और एक आरएस अग्रवाल बेसिक मैथ्स है, जो क्वांटिटेटिव मैथ्स है उसकी, ये 3 बुक्स जो है ना, ये बड़ी बेसिक बुक है। इसके बाद तो फिर आप इनको स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ समझ में आने लगेगा क्या करना है। इनके थ्रू आप आगे जा सकते हो। अब ये वन रक्षक जो है, तो वो आप थोड़ा सा फिजिकल रहता है पर बहुत टफ नहीं है उसके। या जेल प्रहरी, उनका भी लगभग यही है क्राइटेरिया, थोड़ा सा फिजिकल है, बहुत टफ नहीं। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, कि जो सब इंस्पेक्टर की एमपीपीवी जो लेता है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन वो, तो सब इंस्पेक्टर जो है और कांस्टेबल, इसका सुनने में आ रहा है कि अब जो आप एग्जाम दोगे तो थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा। इसका फॉर्मेट वो क्या कर रहा है, पहले जो चला रहा था उसी थोड़ा चेंज कर रहा है। इनका अब जो एग्जाम होगा सब इंस्पेक्टर का, पहले होता है सब इंस्पेक्टर में सबसे पहले 600 नंबर का रिटर्न होगा, जो अभी केवल 200 का होगा। अब वो ऑब्जेक्टिव होगा मतलब टेस्ट, तो जो प्री टेस्ट होगा वो कितने नंबर का होगा, 600। अब हो सकता है कि वो क्वेश्चन बढ़ा दें, हो सकता है कि क्वेश्चन की मार्किंग बढ़ा दें। पहले एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, हो सकता है एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, और मे भी पॉसिबल कि वो नेगेटिव मार्किंग भी लेके आ जाए इसका। तो अब वो देखेंगे, तो 600 नंबर का इसका क्या होगा, सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। और इसमें जनरली क्या क्या आता है, तो जनरल स्टडी आता है, हिंदी, इंग्लिश, बेसिक मैथ्स, ये सब चीजें उसके अंदर आती है। ठीक, यदि वो क्वालिफाई करोगे आप, तो आप फिजिकल में जाओगे। अब पहले फिजिकल क्या था, क्वालिफाइंग केवल। इस बार फिजिकल को मार्किंग में लेके आ, इसमें 100 नंबर रहेंगे फिजिकल के। उसमें अलग अलग इवेंट हैं, जैसे उन्होंने कहा कि शॉर्ट पुट है, लॉन्ग जंप है, तो जितना बच्चा जंप मारेगा ज्यादा, उतना उसको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। अभी तक तो केवल क्वालिफाइंग था कि भाई मिनिमम इतना कूद जाओ, अब कोई बच्चा उससे डबल भी कूद गया तो उसे कोई ज्यादा फायदा नहीं था। लेकिन अब उसमें क्या होगी, अलग अलग मार्किंग होगी। जैसे शायद मेरे ख्याल से अभी जो है 800 मीटर की दौड़ में 2.4 है उनका। 800 मीटर आपको दौड़ना है 2 मिनट 40 सेकंड। अब आप यदि कोई बच्चा 2 मिनट 20 सेकंड में भी दौड़ गया तो उसे कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब उसे फायदा होगा कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई 30 नंबर है तो 30 केवल उसे मिलेंगे जो उन्होंने कहा, यदि 2:20 से कम में दौड़ रहा है तो 30, 2:30 में दौड़ रहा है तो 20 मार्क्स ऐसे, तो थोड़ा फिजिकल में फायदा हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे 700 नंबर। फिर 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, मतलब अब जो मेरिट बनेगी एसआई की, वो कितने में बनेगी, 750 नंबर में, जो अभी 310 तक, मतलब 210 या 310 तक बनती थी। पहले क्या होता था कि 200 का रिटर्न होता था और 10 नंबर का क्या होता था, इंटरव्यू। तो 210 में मार्किंग होती थी, और टेक्निकल में गए तो 310 हो जाएगा, 100 नंबर का लग रहता है। कांस्टेबल में भी शायद सुनने में आ रहा कि एक एग्जाम जो होगा रिटर्न एग्जाम, जिसमें जीएस, उसमें बेसिकली रीजनिंग आती है, रीजनिंग, बेसिक मैथ्स, जीएस, तो ये 100 नंबर का एक पेपर होगा। लेकिन 100 नंबर के साथ साथ अब उनका 100 नंबर का फिजिकल भी होगा। पहले क्या होता था कि कोई पीएससी वाला बंदा है, सबको वो पीएससी कर रहा बहुत समय से, तो वो 100 नंबर में नो डाउट कि यार वो लंबे समय से तो ज्यादा नंबर लेके आएगा, और जो स्पेशली कांस्टेबल कर रहा है उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम था। दूसरा कि इन्होंने फिजिकल क्या कर रखा था, क्वालिफाइंग, तो फिजिकल के नंबर नहीं होते थे, तो 100 नंबर में जो इंटरव्यू से जो लेके आया वो सिलेक्ट हो जाते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया कि वो 100 नंबर जो है 100 का अलग से फिजिकल हो और उसमें भी मार्किंग होगी। तो अब मेरिट कितने में से जाएंगे, 200 में से कोई इंटरव्यू अब नहीं होगा। मतलब ऐसा कांस्टेबल में अब इंटरव्यू प्रोसेस क्या कर दी है कब। तो ये अलग अलग एग्जाम्स थे जो मैंने आपको बताया। अब किसी को यदि डिटेल लेना है तो मैं गगन सर को बता दूंगा, और आप इंडिविजुअल किसी को कोई गाइडेंस लेना हो, क्योंकि सर को तो पता है कि मेरे फेल, सर तो बहुत पहले से, मुझे पता भी नहीं था कि सर यहाँ खा पाऊंगा मतलब यहाँ सर एकदम से आया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि सर कहाँ से आ गए। सर मुझे पता था भारत तो मैं मेरी ड्यूटी खत्म करके मैं आ गया, मैं मित्र से और सरप्राइज नहीं वो
देख के मुझे लगा ही था सरप्राइज, क्योंकि मुझे पता नहीं था आपका कौन था। अब वो शिव सर भी तो यहीं पर है, गिरीश सर स्टूडेंट रहे मेरे, तो उन्होंने भी शुरू में आए थे, 2 महीने किया था, पर फिर वो उनका में हो गया था, वो भी स्टेट सर्विस के लिए कराया था। तो जो मैं कभी भी अभी बुलाया सबने आ गया, कभी ऐसा आप जब भी बुलाओगे कोई भी गाइडेंस लेना होगा, मैं यहाँ पे अवेलेबल रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस कारण से फेल हुआ। क्योंकि मुझे कोई उस टाइम पे गाइड कर देता प्रॉपर तो शायद मैं पास हो जाता। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा यदि मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है वो आपके काम आ सके, तो इससे ज्यादा क्या अचीवमेंट होगी मेरी लाइफ। एक टीचर की सबसे बड़ी अचीवमेंट उसके बच्चों का सिलेक्शन। इसलिए मैं हमेशा यहाँ आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, जिसको जिस तरह से भी गाइडेंस चाहिए, और आता ही रहूंगा, और सब भी है। तो थैंक यू वेरी मच। हाँ, कुछ पूछना है आप लोगों को पूछ लीजिए। हाँ सर, आपने वो क्वेश्चन ही क्लियर किया था जो आपने पूछा, बता रहे थे बीच में कि वो फूल लेकर जो अम्मा बैठी थी, हाँ, उसको आपने क्लियर नहीं किया था सर। वो मैं मतलब चाह रही कि आप क्लियर वो देखो मैं बता रहा हूँ, मैं वो देख गुड अच्छा है। देखो एक चीज तो आप थोड़ी सी समझने की कोशिश करो। मैंने आपको एक बात बताई थी कि यूपीएससी में हर चीज में नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने डिसीजन लिया वो उसके लिए परफेक्ट हो सकता है, आपके लिए परफेक्ट कुछ और हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इट इज अ परफेक्ट डिसीजन, मैं जो बता रहा हूँ वो परफेक्ट डिसीजन नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे लिए परफेक्ट डिसीजन क्या, समझ में आ रहा है? यदि मैं उस पर आंसर देता तो मैं बाकायदा अतिक्रमण के अंदर उस ठेले को हटाता, मैं उन्हें रिलैक्सेशन नहीं देता। लेकिन चूंकि यहाँ मेरी इथिक्स भी टकरा रही कि यार ये क्या करेंगे, तो चूंकि मैं अधिकारी हूं, मुझे पता है ऐसे लोगों के लिए 1000 स्कीम्स चल रही, ठीक? तो मैं बराबर, या मेरे फ्रेंड्स भी होंगे महिला बाल विकास में, या आप देखो आज वृद्धावस्था के लिए कितनी सारी वो चल रही। और पक्की बात है कि यदि वो लेडी को यहाँ बैठ के करना पड़ रहा है तो उन्हें इसका ज्ञान नहीं है या वो इसका लाभ नहीं ले पा रहे, तो मैं तुरंत अमले को फोन करूंगा, उनके लिए जो भी सरकारी योजना होगी पक्के में होगी तो उसका लाभ दिलवाऊंगा, और जो जगह अलॉट होगी यदि उनके लिए तो बकायदा उनका ठेला वहां पे लगूंगा। लेकिन मैं ये नहीं करूंगा कि उनका छोड़ दूं ठेला, क्योंकि ये मेरा फिर हो जाएगा अपने जॉब के साथ जस्टिस ना कर। क्योंकि ऐसे देखो आप समझना, आप जब एक अधिकारी होते हैं तो आप ना तो पूरी तरह इमोशंस पे चल सकते हैं और ना पूरी तरह इंडिया में प्रैक्टिकल हो सकते, तो दोनों के बीच में चलना पड़ता है। और हम तो बुद्ध वाले हैं ना, मध्यम मार्ग। बुद्ध की जो दर्शन है उसमें उनका सबसे बड़ा क्या, मध्यम मार्ग, ना तो अति ना कम। मतलब मेरा मानना ये है, कई लोग ये बोलते हैं सर कि इंसान को पैसा नहीं कमाना चाहिए, मतलब पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए। मेरा उल्टा मानना है, इंसान को बहुत पैसा कमाना चाहिए। मतलब इंसान को इतना पैसा कमाना चाहिए कि कल को यदि BMW रखी हुई है ना, या वो कहीं से जा रहा कोई भी प्रोडक्ट रखा हुआ है तो उसके दिमाग में ये बात ना आए कि यार मैं खरीद नहीं सकता। पॉइंट समझ में आती है? अभी आधी बात हुई ध्यान। इंसान को बहुत कमाना चाहिए, इतना कि कोई भी चीज दिख जाए ना तो उसके दिमाग में ये विचार ना आए कि मैं खरीद नहीं सकता। पर इंसान को इतना अपने आप को उसी के साथ बड़ा भी बनाना चाहिए कि क्यों खरीदूं। ठीक, ऐसा बनना चाहिए जो है। तो आप बिल्कुल, और ये मध्यम मार्ग कहता है, ठीक है कमाओ कुछ भी करो, लेकिन जरूरी थोड़ी कि खरीदें। जरूरत है तो लो, नहीं है तो क्यों दिखावे के लिए। तो ऑफिसर का तो जो ड्यूटी दी गई है आपको हमेशा पालन करना ही पड़ेगा। ठीक, और कुछ पूछना है करियर से रिलेटेड? हाँ सर, जैसे अगर कोई बड़ी कोचिंग में नहीं जा सकते और पढ़ाई तैयारी करना है, हाँ। अगर बड़ी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते तो हाँ। पेपर बुक पढ़ना चाहिए क्या? देखो बैठिए, मेरा अपना मानना है कि कोचिंग की ऐसा बहुत जरूरत नहीं है आज के समय। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा अपनी तरफ से ट्राई करो, आप नेट पे जाओ, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको इतने सारे लेक्चर्स मिलेंगे हर टॉपिक के कि आपको जरूरत ही नहीं है। मैंने अभी बताया ना कि आज के समय में वित्तीय जो लिमिटेशन है वो साधन रही ही नहीं। आप गांव में बैठकर, आप अपने छोटे से गांव में बैठकर भी आप बहुत अच्छे से तैयारी
कर सकते हो। तो कोचिंग जरूरी नहीं, कोचिंग का क्या करती है, जो मैं ऑब्जर्व कर पाया, कोचिंग आपकी सफलता, यदि आप देखो कमिटेड हो तो आपको सफलता मिलती है, चाहे कोचिंग में जाओ चाहे ना जाओ। कोचिंग का काम केवल इतना होता है कि वो थोड़ा सा टाइम क्या कर देती है, कम कर देती है, इतना। लेकिन यदि प्रॉब्लम है ना, तो कोई जरूरत नहीं कोचिंग की, क्योंकि आजकल आपको इतना कंटेंट, इतना मटेरियल नेट पर मिल रहा है, आप उससे अपनी तैयारी करो। अभी यूपीएससी में आप देखोगे रिजल्ट, मैं तो एग्जामिन का कम से कम 60% बच्चे ऐसे हैं यूपीएससी में सिलेक्ट होने वाले जो कभी किसी कोचिंग से संबंधित नहीं रहे, घर पे पढ़ते रहे, जॉब के साथ पढ़ते रहे, कभी किसी कोचिंग में नहीं गए, इसके बाद भी वो सिलेक्ट हो। तो अल्टीमेटली तो जानने का है कि यार पूछ क्या रहा है। कोई भी एग्जाम यदि आपको पास करना, मैं एक बहुत छोटा सा गुरु मंत्र दे रहा हूँ आपको, कोई भी एग्जाम जो मैंने भी अप्लाई किया था, आपने सब इंस्पेक्टर उठाया, आपने आईएएस उठाया, पीएससी, आप कुछ मत करो, आंसर मत रटो, पहले 1 महीने में केवल क्वेश्चन रट लो 10-15 साल के, बस 15 साल उनके प्री में कौन से क्वेश्चन आए, मेंस में कौन से क्वेश्चन आए, और ये क्वेश्चन रटे होने चाहिए। आप जिस दिन आपको ये पूरे 15 साल के क्वेश्चन रट गए ना, आप जब किताब खोल के पढ़ोगे ना, आपको खुद पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम की डिमांड है क्या। आप डायरेक्ट किताब खोल के पढ़ोगे ना, तो आपको कुछ भी पता नहीं है कि यार एग्जाम में क्या पूछा है, तो आप कुछ तो भी पढ़ो। और आजकल जिस टाइप से मटेरियल आने लगा है, और इतना ज्यादा हो गया कि सिलेक्ट होने के लिए ये जानना जरूरी नहीं कि क्या पढ़ना है, जानना जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, ये दिल्ली में भी देखा जाके वहां अखबार लगे हैं, मैगजीन्स के, मंथली। मैं कई जगह गया ना, तो दीवार की जगह मुझे बुक्स नजर आती थी, घबरा गया था, 3 महीने था सर मैं केवल, बस, और डर के मैं वापस आ गया, इस माहौल में नहीं रह पाऊंगा। क्योंकि किसी के पास जाओ ना, बस ये बुक वो बुक, 2-3 अथेंटिक, 10 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक 10 बार पढ़े। क्योंकि आप बहुत पास जाओगे सिलेक्शन में, और बिल्कुल टफ नहीं है एग्जाम। आप बहुत ज्यादा यहाँ वहां वो पूछ ही नहीं रहे, वो टू द पॉइंट पूछते हैं, बहुत डेप्थ में भी इतना नहीं जाते। तो कभी कभी हम ऐसी बुक किताबें ज्यादा सर्च करते हैं जहां पे कुछ अतिरिक्त फैक्ट मिल जाए। अरे पहले तुम्हें पता तो होना चाहिए कि वो फैक्ट पूछ भी रहे हैं नहीं। और आप क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से लगा लो, जो आपने डिसाइड किया कि भाई हमें सीडीएस करना, हमें असिस्टेंट की बहुत अच्छी एग्जाम है, असिस्टेंट कमांडेंट क्लास 2 की, जो मैं बता रहा था पैरामिलिट्री फोर्सेज में, और इसमें तो केवल एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, इनका फिजिकल बहुत इजी है, तो आप उसको टारगेट कर सकते हो। तो आप कुछ मत करो, 10 साल के क्वेश्चन पेपर देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें राजनीति, उसमें इतिहास में क्या पढ़ना है, भूगोल में क्या पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन से पहले ही पता चल जाता है इससे, तो आप पढ़ सकते हो। कोचिंग मैं नहीं मानता कि कोचिंग पर डिपेंडेंसी जरूरी है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए। हाँ, बैंकिंग एग्जाम जो है ये अब ग्रुप में होने लगा है बैंकिंग एग्जाम। उसमें बेसिकली मैं बता रहा हूँ 3-4 चीजें जो आपको स्ट्रॉन्ग करना है। आपको उसमें सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है स्पीड पर, पढ़ने पर नहीं, किस पर, इस मतलब बैंकिंग की पूरी एग्जाम ही स्पीड बेस्ड है, और स्पीड पे आप जाओगे। जनरल अवेयरनेस, वो जनरल स्टडी नहीं पूछते आपसे, हिस्ट्री नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे क्या पिछले 6 महीने का जनरल अवेयरनेस। फिर एक हो गया क्या, मैथ्स, एक रीजनिंग और इंग्लिश। ये 4 देखना, 4 चीजें हैं। ओवरऑल आप 80% वनडे एग्जाम्स पे जाओ, वो केवल 4 चीजों के आसपास घूमती है बस। एक बेसिक मैथ्स, आरएस अग्रवाल वाला हो, डिस्टेंस और ये सब, रेलवे, बेसिक मैथ्स, रीजनिंग, ठीक, इंग्लिश और जनरल स्टडी। तो बैंकिंग जनरल अवेयरनेस के एग्जाम है 6 महीने में, स्पेशली अर्थव्यवस्थाओं में क्या क्या होगा, तो ज्यादा क्वेश्चन वहां के आते हैं, जीएस के दिया जाता है। मैथ्स उनका सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है, मैथ्स और रीजनिंग। यदि उस पर तुम कमांड ले आए, और कमांड भी कैसी, स्पीड की, क्योंकि वहां टाइम सबसे बड़ा इशू रहता है। यदि वो 4 सेक्शन बहुत अच्छे से कर दिए ना, तो हो जाएगा बैंक। और जो मैं ये बुक बताया आपको, परफेक्ट इंग्लिश वाली, ये बहुत अच्छी बुक है। ये इंग्लिश में आप अभी से, जैसे उसमें प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वॉइस, नरेशन बहुत अच्छे दिए हैं। तो वो सबसे अच्छी चीज क्या है कि वो हिंदी में है बड़ी अच्छी से। मतलब इंडिया में मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश को हिंदी में पढ़ना पड़ता है, तब समझ में आता है। हाँ, वो सच है। आपको इंग्लिश को किसमें पढ़ना पड़ेगा, हिंदी में, क्योंकि एक तो हमें आती नहीं, दूसरा वो इंग्लिश में बुक आ जाती तो और नहीं आती। ठीक, वो बुक मैंने ऐसी देखी कि उसमें जो बच्चे जो करते हैं तैयारी, तो वो बड़े अच्छे से, वो केवल टर्म यूज करेगा इंग्लिश की। जैसे उन्होंने कहा
कि इनटू या टू, तो इनटू और टू का जब आप यूज करोगे तो क्या अंतर है? कोई चीज यदि किसी सरफेस में रखी है, सतह पर रखी, तो क्या इनटू लगाओगे कि टू? तो वो जो हिंदी में लिखता है ना, तो फिर वो उदाहरण दे देगा। जैसे एक नदी, एक मछली जब पानी में घुसेगी तो इनटू, क्योंकि वो उसके अंदर घुस गई। या मैंने ये माइक उठा के यहाँ रख दिया तो टू ऑन आ रहा ना समझ, तो वो उस टाइप की बुक, तो वो उससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है अच्छी, और वो ज्यादातर ग्रामेटिकल वाला पार्ट आता है, तो वो अच्छी बुक है परफेक्ट इंग्लिश सिन्हा की जो बुक है। और आर एस अग्रवाल यदि आपने बेसिक क्वांटिटेटिव मैथ्स लगा लिया, बड़े अच्छे ट्रिक ब्रेक और सब दिए रहते हैं, हो गया बस। बाकी प्रैक्टिस करते रहो किसी की बुक से, क्या फर्क पड़ता है, प्रैक्टिस का काम कर सकते हो। बैंकिंग बहुत अच्छा है, जॉब्स भी एक साथ आते हैं, ठीक ऐसे। और आरआरबी का थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं बता दूंगा। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका थोड़ा सा अलग है सिलेबस, बता दूंगा। हाँ जैसे अपन कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, हाँ उसमें सब्जेक्ट बोर्ड से होते हैं। हाँ जैसे अपन फॉर एग्जांपल एनडीए का देखें, ठीक है, हाँ। नेशनल डिफेंस एकेडमी का, फिजिक्स तो वगैरह, उसमें अपने एक पार्ट होता है मैथ्स का, बिल्कुल हाँ, और सेकंड पार्ट होता है जीएटी का। ठीक है, तो जीएटी में जैसे अपन कभी मतलब पढ़ना स्टार्ट किया अपन ने, हाँ। तो अपन जीएटी को ही पढ़ा सकते हैं। मतलब जैसे अपना फेवरेट सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल साइंस बैकग्राउंड वाले, हाँ। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री ठीक है, और हाँ बायो को ज़्यादा पढ़ा करते हैं, और मैथ्स का जो वो है पढ़ने का, वो रह जाता है। हाँ। और ये पता है कि जब तक अपना मैथ्स का पेपर नहीं क्लियर बिल्कुल, होगा, हाँ, जब तक बिल्कुल, अपना बिल्कुल। जीएटी का चेक भी नहीं होगा, हाँ। तो इसको मेंटेन कैसे करें कि भाई मैथ्स को भी पढ़े और प्रॉपर टू मतलब एग्जाम के अकॉर्डिंग हाँ। अपन जीएटी को भी पढ़े, इतना पढ़े कि अपना कट ऑफ पार हो। तो उसके लिए मैं यही तो बता रहा हूँ आपको। आप जब पढ़ाई करें ना स्टार्ट, आप उसके एक तो पढ़ने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे आप जीएटी की बात करते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें क्या अगर वो आप अपन गलत करते हैं, जब पढ़ाई शुरू करते हैं ना, तो हम बहुत लंबा प्रोग्राम बनाते हैं। लंबा प्रोग्राम मतलब पहला दिन तो मैंने देखा, तो पहला मैं खुद भी एग्जाम्पल हूँ सर। पहले दिन जुलाई, 1 जुलाई में एग्जाम है अप्रैल में, पहले जुलाई में मैं वहाँ पे सबसे पहले तो एक पेज बनेगा बहुत बड़ा, उसमें लिखा रहेगा सुबह 5 बजे उठना। हाँ ये होता है, 5:30 बजे हिस्ट्री, 6:30 केमिस्ट्री, 7:30 फिजिक्स, और इसके बाद में 10 बजे ब्रेकफास्ट। और आप यकीन मानो 1 जुलाई को आप 10 बजे ही उठो और सीधा उसे, ऐसा नहीं कि अपन उसका वायलेशन कर, अपन फॉलो भी नहीं करेंगे। ऐसे देख, अच्छा ब्रेकफास्ट का टाइम है और हम निकल लेंगे वहां। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जरूरत क्या है इतना लंबा चौड़ा बनाने की? आप पर डे के टारगेट बनाओ, ये जरूरत ही नहीं है। अब आप देखो ना, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ ना। मैंने सर असिस्टेंट कमांडेंट में दिया था, तो मुझे दौड़ते नहीं आता था ज्यादा, तो मैं भागता था ना, तो मैंने क्या किया, जब देखता था अरे 1600 मीटर होता, ये अपना सीपीयू में, हाँ, तो वो 1600, अब मैंने वहां तक दौड़ना, आज दम निकल देख के। तो मैंने फंडा बनाया था कि यहाँ अपना यूपीडी है सर इंदौर में, तो एक वहां एक प्रतीश भाई एक वो थे रेस, मतलब वो फिजिकल कराते सर प्रतीश व्यास हाँ, तो वो वहां दौड़ते थे, उनके वो दौड़ते रहते थे। तो मैंने क्या सोचा, वो राउंड मारते थे, तो मैंने सोचा देखना ही नहीं है मुझे, केवल ये सोच के भागना है कि इनके पीछे भागना। मैं देखते ही नहीं कब आगे, और जब मैं वहां दौड़ा ना, तो मुझे इससे मतलब ही नहीं था। मैंने देख लिया वहां पे एक फिट सा लड़का था, मैंने कहा, और उसका तो 100% था कि ये क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने उसको पकड़ लिया कि यार इसको देखते देखते भागना है, इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं आगे देखूंगा तो मेरा दम फूट जाएगा। ठीक, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ। आप क्या करो, आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ लेना, पर डे में डिसाइड कर लो आज ये वाला पार्ट करना, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, और स्लॉट बिल्कुल आप किसी को ऐसा नहीं, आप यदि फिजिक्स पढ़ रहे ना, उतना ही टाइम आप एप्टीट्यूड पढ़ो। शुरू करने में प्रॉब्लम होती है कोई भी चीज, आप 7-8 दिन करोगे ना, वो आपका रूटीन बन जाए। छोटे छोटे टारगेट, आज ये टॉपिक करना है, इतने क्वेश्चन आज ये करना, और यही यूपीएससी में भी यही है। छोटा एग्जाम हो, बड़ा एग्जाम, आप सिलेबस तरफ देखो ही नहीं। आपने देख लिया आज संविधान पढ़ना है, आपने डिसाइड कर दिया आर्टिकल 21, केवल एक अनुच्छेद पढ़ना है आज बस, उसको बहुत डिटेल पढ़ा आपने, और आप कोशिश करो कि यार ये अच्छे से पढ़ना है, ये वो हमें देखना ही नहीं कितने अनुच्छेद है, क्योंकि आपको ध्यान आएगा 395, तो फिर आप वो 22 भी ढंग से नहीं पढ़ोगे। तो आप तो कर लो आज की बढ़िया, आज केवल 22 करना और जल्दी से इसको निपटा के घूमने जाना, ठीक, तो बढ़िया। अच्छा 22 किया,
घूमने निकल गया सर था। ये मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं सर, तो सर उसमें मैं हाँ 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 ये शब्द जरूरी सीमा है। जो रहती है सर, क्या शब्द सीमा जो रहती है सर, उसके अकॉर्डिंग हम ज्यादा ही लिख पाते हैं और प्रश्न जो पूछा जाता है उसको सटीक जैसे लिख नहीं पाते हैं। हाँ। तो वो कैसे लिखना हाँ, सर। देखो एक चीज है, अच्छा क्वेश्चन होंगे स्पेशली मेंस का। हमेशा ध्यान रखना कि जो एक 3 मार्कर है या एक ही क्वेश्चन, इनके साथ प्रॉब्लम क्या, वही क्वेश्चन वो 3 नंबर में पूछ लेते हैं, वही वो 5 में, वही 11। अब एक ही क्वेश्चन को 3 अलग अलग वे में पूछ रहे, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है आप वो 3 नंबर में ला सकते हो। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे इतिहास आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको 11 नंबर का क्वेश्चन आया मैगस्थनीज के बारे में, तो आप देखना 11 नंबर में क्या लिखा। मैगस्थनीज एक ग्रीक यात्री था। मैगस्थनीज क्या था? एक ग्रीक यात्री था। ये सेल्यूकस निकेटर का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 से 298 बीसी तक रहा। कितनी लाइन हो गई? 4। अब देखो 3 नंबर में क्या करना है आपको, आप केवल इतना लिख दो कि चंद्रगुप्त के दरबार में 305 से 298 तक रहने वाला एक ग्रीक यात्री मैगस्थनीज इंडिका का लेखक भी रहा। एक लाइन हो गई ना, और देखो आपने 5 इंडिका भी लिखी, 5 लाइन को आपने क्या कर दिया? एक। अब मुझे ये बताओ कि जो मैंने 5 लाइन तुम्हें बोली थी और जो मैंने 1 लाइन बोल के बताई, दोनों में तुम्हें अतिरिक्त जानकारी क्या मिली? कुछ भी। जो 5 लाइन मैंने लिखी तो उनमें भी वही बोला है मैंने जो किसमें भी बोला है, 3। तो आपको करना क्या है, जब आप छोटे में लिखते हैं ना आंसर, तो आप कोशिश ये करा करो कि 1 लाइन को अपन क्या करें, 4-5 लाइन को जोड़ के 1 लाइन बना क्यों, वो ट्रिक डेवलप कर लो। इसे कहते हैं राइटिंग स्किल। तो आप इस पे काम करोगे ना तो आराम से ट्रिक दे, क्योंकि ये आप ऐसा नहीं कि आपने 2, 10, 50 क्वेश्चन कर लिए। हम क्यों अलग अलग क्वेश्चन करें, हम स्किल डेवलप कर लें। तो स्किल में हम ऐसा फिर हर क्वेश्चन पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और आजकल तो छोटे का ही जमाना, मतलब आपको यहाँ वहां की बात तो करनी नहीं। दूसरी चीज कि क्वेश्चन यदि आया है ना तो आप यहाँ वहां की बातें मत लिखो। जैसे एक एग्जांपल उन्होंने पूछा कि अकबर का दीन इलाही की विशेषताएं बताओ, 5 नंबर में आया। आपको कोई जरूरत नहीं कि आप अकबर के बारे में बताओ, कब वो दीन इलाही लेके आया उसके बारे में बताओ। उसने क्या पूछा है? विशेषताएं। आप सीधा देखो अकबर के दीन इलाही की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि आपने वहां भूमिका पढ़ी थी ना, तो जो मेन क्वेश्चन पूछा है ना उसमें, उसके लिए स्पेस ही नहीं बचेगा। तो अब टू द पॉइंट। आजकल क्या है, प्रशासन में भी आजकल उन प्रशासनिक अधिकारियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं जो टू द पॉइंट बात कर, मतलब यहां वहां घुमाने वाला अब रहा नहीं, क्योंकि जनता नहीं रही अब वैसी। प्रॉब्लम ये है ना कि पहले क्या है, जनता को घुमा फिरा दिया यहाँ वहां, तो अधिकारी भी वैसे लगते थे। आजकल जनता नहीं रही वैसी, तो अधिकारी भी क्या चाहिए, टू द पॉइंट वाला चाहिए। और इसलिए तो यूपीएससी क्यों ये चेंज कर रहा है, जो समय के अकॉर्डिंग जो डिमांड है तो उसी के अनुसार तो उसे बच्चों को देना है ना। अब उलझाने वाले नहीं चाहिए कि 60 नंबर के क्वेश्चन लिखते हैं। अब कैसे चाहिए, टू द पॉइंट वाले, तो वैसे जाओ आप, ठीक। और तो हाँ हाँ कहाँ से लेना, इसका बहुत अच्छा तरीका। अब अच्छा सोचा है, ये तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये इंडियन निगेटिव ही सोचते हैं हम। मतलब कोई, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, जैसे कोई एग्जाम देने जा रहे हैं ना तो हमें फेल होने का डर ज्यादा है। हम पहले ही सोच के चल रहे होते हैं कि हम इस एग्जाम में लुढ़क जाए। हम उल्टा भी तो सोच सकते हैं। आप उल्टा सोचो ना कि यार ये एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, फिर डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, लेकिन रुकना नहीं, फिर आइए ये करना। क्योंकि ये जो सोच है आपकी, हमेशा ध्यान रखना, आपकी सोच ही आपको वैसा बनाती है। आप जैसा दिखते हो ना, ये आपकी सोच दिखाती है कि आप कैसा दिन भर सोच रहे हैं। कई लोग दिन भर बिल्कुल ऐसे पड़े रहते हैं, वो दिन भर नेगेटिव सोच रहे हो। और कुछ लोग सोच रहे होंगे जल्दी से छुट्टी लेके, अब जैसे हम लोग सोच रहे हैं अभी जल्दी से यहाँ से निकल के फिर घूमने जाना, एक वहां जाके, तो हम सोच अच्छा रहे, तो हमारे चेहरे पे क्या दिखेगा, एक्साइटमेंट, हंसमुख दिखेंगे, इतना ही तो अंतर। एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज है, वो सोचने में ज्यादा दर्द देती है, विचार में ज्यादा दर्द देती है, वास्तविकता में नहीं। समझ में आया? कोई भी चीज जो है, याद रखना, चीज जो
जो है वो विचार आप जितना सोचोगे ना वो ज्यादा दुख देगी। हो सकता है जब उसे फेस करो तो इतना दुख ना दे। फेल हो जाने का विचार ज्यादा दुखदाई है, फेल होना इतना दुखदाई नहीं है, क्योंकि विचार तुम्हें बहुत टाइम तक दर्द देगा। तो क्यों विचार करो, आप खत्म करो ना। कभी कोई नेगेटिव विचार आता है, कुछ मोबाइल है सबके पास, कुछ कॉमेडी वॉमेडी देख लो, 2-4-10 दिन तक कोई चीज आपको परेशान कर रही है तो आप उसके बारे में सोचना बंद कर दो। उसके लिए जरूरी है कि उससे ध्यान भटकाना। 3 दिन आप ध्यान भटका दो, चौथे दिन से वो चीज महत्वहीन हो जाएगी। आप किसी के घर में, सब जैसे मैं बता रहा हूँ, किसी के घर में किसी बहुत क्लोज पर्सन की डेथ हुई, पहले दिन कितना दुखी रहता, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 1 साल बाद लगता है आपको उतना दुखी रहता। क्यों? क्योंकि हमने सोचना बंद कर दिया। शुरू में हम बहुत सोच रहे थे दिन भर उसके बारे में, तो वो दर्द देगा। धीरे धीरे सोच कम होती चली गई, दर्द कम होता चला गया। कोई भी चीज ज्यादा मत सोचा करें, नेगेटिव क्यों सोचते, पॉजिटिव सोचो ना। और सोचने में क्या रखा, अपने कलाम साहब ने कितनी अच्छी बात कही कि सपने देखना है तो बहुत बड़े देखो ना, बहुत बड़े देखो। सपने उसमें क्या होगा, बड़ा ही देखो, उसमें पटवारी क्यों देख रहे भाई? सपने में अपन क्यों सोचे कि पटवारी बन रहे, सपना ही तो है, कौन सा सही गलत होना है। तो अपन ये सोचे ना कि अमेरिका को जीतना है, तो थोड़ा सा विचार क्या होना चाहिए, बड़े होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। तो सब पोटेंशियल उसी से डेवलप हो जाता है पूरा का पूरा। चलिए ठीक है, तो अरे हाँ, एक मिनट, यूपीएससी के एग्जाम में बेस में, हाँ बिल्कुल, हाँ। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए फर्स्ट रीडिंग सब्जेक्टिव जाना चाहिए, देन ऑब्जेक्टिव, सेकंड रीडिंग में हम लोगों को फैक्ट्स याद रखना चाहिए। ठीक है, हाँ। ये सही तरीका है, या फिर हमने फर्स्ट रीडिंग में हम लोगों को फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए एंड सेकंड रीडिंग में वी शुड गो फॉर मेन। ठीक है, बैठो, बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी में देखना, एनसीईआरटी जो है ना, सबसे पहले आप फ्रेम बनाओ। मतलब आपको ना फैक्ट पे जाना है ना किसी में, आपको समझना ये है एक्चुअली कि ये सब्जेक्ट आप जब स्टार्ट करते हो तो इसको पढ़ना कैसे, क्योंकि एनसीईआरटी आपका फाउंडेशन, यूपीएससी में आप जा रहे हो, एनसीईआरटी क्या है, फाउंडेशन। इनिशियली आपको फैक्ट पे जाना ही नहीं। एनसीईआरटी आप ये सोच के पढ़ो जैसे अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना। अब सुबह तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सपोज तुम कोई एग्जाम की तैयारी नहीं करते, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं न्यूज़पेपर? इसलिए थोड़ी कि उसमें सिर्फ फैक्ट याद करते हैं, वो केवल इसलिए पढ़ते हैं कि हमें क्या देना है, इसकी इंफॉर्मेशन। तो एनसीईआरटी तुम ये सोच के पढ़ो कि हमें ना यूपीएससी देना है, ना हमें स्टेट देना है, कुछ नहीं देना, हमें तो केवल जानना है क्या, हिस्ट्री। और एक बार जब फ्रेमिंग हो गई ना आपकी, बहुत अच्छा, एनसीईआरटी ने कर दी फ्रेमिंग, फिर आप जाओ फैक्ट और एनालिसिस के लिए, तो उसके लिए फिर एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है। फिर आपको किस में जाना पड़ेगा, बुक्स में। तो जो डेप्थ में बुक्स है, तो एनसीईआरटी तो एंजॉय करना चाहिए मेरे को, वो आपके अंदर सब बता देगी कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना, ना उस पर फैक्ट पे जाओ ना पढ़ो, बहुत मस्त है। ध्यान रखना, यदि आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग है, ध्यान रखना, ऊपर कितना स्ट्रॉन्ग बनी है, कैसी बनी है, फर्क नहीं पड़ता है, फाउंडेशन कैसा, नींव मजबूत होनी चाहिए, ध्यान रखना। एनसीईआरटी नींव है, स्पेशली 4 सब्जेक्ट मैं बता दे रहा हूं जिनकी तो मस्ट है एनसीईआरटी: हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी 11 और 12 की, जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो यूपीएससी दे रहा है स्पेशली, पर जो स्टेट सर्विस दे रहा है ना, जो स्टेट अकेला टारगेट कर रहा है, उनके लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है एनसीईआरटी जैसी बुक्स का। और जो वनडे टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि एनसीईआरटी, उनके लिए जो बेसिक जो मैं बता रहा हूँ और भी बुक्स बता देंगे तो कर सकते हैं। हार्टली थैंकफुल टू सर गगन सर कि जिनके काम में आया। तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, कभी भी आपको कोई भी सजेशन लेना हो, एग्जाम्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, गगन सर से आप मेरा नंबर ले लेना, इसको नंबर बोर्ड पर लिख दूंगा, एक ही नंबर लिख नोट कर। और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का भी, क्योंकि मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि ये एक्सपीरियंस शेयर हो जाता है।
और सबसे अच्छी चीज़ की बहुत सालों बाद मैं सर से, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो इनसे मिला। थैंक यू वेरी मच। और जब भी आप बुलाओगे आई विल ऑलवेज बी हियर। नब्बे 398 41 580। ठीक है, ये नंबर सर का। सर ने लेफ्टिनेंट वाली बात बोली थी, जिसमें एक जो झोपड़ी उसको आग लग रही है, बाकी लोग उसको बुझाने में लगे हैं और एक व्यक्ति बैठा हुआ है। मुझे लगता है वही आग लगा के बैठा हुआ है। मैं लेफ्टिनेंट तो नहीं हूँ, प्रोफेसर हूँ, इसलिए शायद ऐसा सोच रहा हूँ। That was so nice session. We are overwhelmed to listen your Patil sir. और जैसा हमने मतलब सोचा था, बिल्कुल वैसे के वैसे सर ने हमें बताया है। जो चीज़ें जो उड़ी थी, जो कमियां थी हमारे अंदर इन परीक्षाओं को लेकर, वो कमियां बहुत ज़्यादा हद तक सर ने दूर कर दी हैं। अभी देखो दोस्तों, 31 दिसंबर है, 2022 का साल है और अगले साल से टारगेट ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है। कितना अच्छा, मतलब ये समय कितना अच्छा है जो गगन चौधरी सर ने साधा है कि आप है ना, आज आप डिसाइड कर लो पर कल से काम पे लग जाओ। देखता है 2023 में क्या देता है ना। प्रण आज का, निर्णय कल का। तो बहुत अच्छा सेशन सर हम सुन के आपको वाकई में कि हम अंतरात्मा से आपको धन्यवाद बोलना चाहेंगे। और बच्चे भी मतलब उनकी ताली की गड़गड़ाहट से और उनके क्वेश्चन से तो क्योंकि क्या है कि सब कुछ मैं नहीं बोल सकता हूँ और भारत मेला फिलहाल थोड़ी देर पहले, तो इस भारत मेला का जो एसेंस है हम लेना चाहेंगे, इसलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर गगन पाटील सर को कि मुझे आए और आधार नगर की ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ सर। देखिए, आज 31 दिसंबर है और आपके पुराने मित्र जहाँ से आपने जीवन की संघर्ष यात्रा शुरू की हो वो आ जाए तो मेरी तो हंसी नहीं रुक रही, अंदर से खुशी खुशी महसूस हो रही है मुझे। और इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि सर ने जो बातें बताई हैं वो इतनी आसान नहीं है कि आप लोग एक दिन में कर लेंगे। ये उनके जीवन का सार है जो उन्होंने बताया है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारे लिटरेचर में कही जाती है, two roads diverge in the woods. I have chosen the less traveled path, and that has made all the differences. तो दो राह जो रास्ते में निकली, सर के लिए कह रहा हूं मैं, जो दो राह होती है, एक दो राह निकलता है जिंदगी का, उसमें से सर ने वो चुनाव किया है जिस पर कई लोग नहीं चलते हैं। तो सर इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन, इसलिए अद्भुत है। मेरी सांस कभी ना भूली, आज तक 100 प्रोग्राम हो गए होंगे हमारे, लेकिन सर को यहाँ देखा तो मुझे लगा कि बराबर की टक्कर के योद्धा हैं। तो मैं भी एकदम ऐसे ही हमारे पाटिल जी भी बड़े विद्वान हैं। हम लोग सब जो पीएससी यूपीएससी वाले होते हैं शुरू में आप जैसे ही होते हैं, पर अगर ओरिजिनल पर्सन है और आपका डिटर्मिनेशन है तो आप लोग सर जैसे हो सकते हैं, हमसे भी आगे निकल सकते हैं, है ना। तो सर की एक बहुत अच्छी कोचिंग है वेदांत IAS। आपको आप जब सर आपके लिए यहाँ आए और आप लोग जब भी वहाँ जाएंगे तो सर आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। ऐसा फ्रेंड बोल सकता हूँ। सर ये मैं मेरा निवेदन है, कोई डिस्काउंट वाली बात नहीं है आपका कोचिंग का। मतलब ये बोल रहा हूँ कि कभी आप आते हैं, कई लोग हमारे कोचिंग में तो पता ही है, यदि किसी की फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा तो हम फीस भी नहीं देते। आप है ना सर, वो बिल्कुल सर एक अलग पर्सनालिटी है, लेकिन आप हमारे थ्रू जाएंगे अगर कोई जाना चाहे तो। चूंकि हम जिस कोचिंग में जाते थे वहाँ की फीस थी 3000 रुपए सर, वेद ICS, और हमने 3000 रुपए भी ढंग से नहीं दिए। हम लोगों ने बहुत कंसेशन कराया क्योंकि हम लोगों के पास होते नहीं थे। और मैं समझता हूँ कि हर विद्यार्थी ऐसे हैंड टू माउथ होते हैं जिनके पास में पैसों की किल्लत होती है।
लेकिन अगर जज्बा आपका है तो आप बिल्कुल अधिकारी बनेंगे और सर हम लोग सब मिलकर आपकी सहायता करेंगे। और एक और बात बोलूंगा, जल्दी आप लोग 1.5 घंटे से बैठे, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो सर का सरल स्वभाव है, जो सरलता है, वो सबसे खूबसूरत है। उन्होंने कितनी बातें बताई, अगर आप ध्यान, वैसे वो सागर है ज्ञान के, क्योंकि उन्होंने कई अधिकारी बना दिए, उनके बनाए हुए अधिकारी भी मेरे कई मित्र हैं, तो मैं जानता हूँ डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। तो जो ज्ञान का सागर है, उनको आप एक बार में समझ ना पाए, हो सकता है अभी ना समझ पाए, लेकिन हम निवेदन करेंगे सर से कि पुनः जब भी अवसर मिले, सर समय मिले, हमारे कॉलेज में आके बच्चों का मार्गदर्शन करें। तीसरी बात कि सर भी सिलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है, और हम लोग गए थे आंदोलन में 2012 पीएससी के। सर ने जॉब ज्वाइन नहीं किया क्योंकि सर आप लोगों को अधिकारी बना करके ज्यादा खुश अपने आप को महसूस करते हैं। एक और सर ने जो बहुत अच्छी बात बोली है कि असफलता, देखिए असफलता हमेशा मिलती है, हर कार्य में असफलता मिलती है शुरुआत में, जरूरी नहीं कि आप पहले प्रयास में सफल हो जाएं। असफलता, जैसे मैं किसी शायर की बात नहीं बोलूंगा, असफलता जितनी मिले, जहां मिले उसको स्वीकार कर लो और अपनी गलती देख करके सुधार कर लो। असफलता हमेशा ही मिलेगी जीवन में, सफलता सिर्फ एक बार मिलती है। जो भी आप लक्ष्य साधते हैं उसके पहले असफलता मिलती है, और जिस दिन सफलता मिल गई वो लक्ष्य हट जाता है, दूसरा गोल आ जाता है। फिर उसको प्राप्त करने के लिए आपको कई बार प्रयास करने पड़ते हैं। वो असफलता नहीं होती, लोगों ने गलत उसको शब्द दे दिया, वो प्रयास होते हैं। सर का ये उदाहरण है, जब मैं पढ़ने गया था 2003 में, सर ये हमेशा उदाहरण देते थे, मुझे आज तक याद है। कोचिंग में भी एडिसन वाला, बल्ब वाला है ना, बल्ब वाला उदाहरण है। मैं मित्रों को बहुत अच्छे से समझता हूँ, सर और मेरी व्हाट्सएप पे कभी कभी चर्चा होती है, ज्यादा नहीं हो पाती, सर बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन हाँ मैं लाइक्स करता रहता हूँ उनके जो भी व्हाट्सएप के स्टेटस आते हैं। तो जितनी बार भी अगर आप प्रयास करते हैं, वो असफलता नहीं होती, वो प्रयास होता है, और अंततः आपको जिस दिन सफलता मिल जाती है वो प्रयास पूरा हो जाता है, ठीक है। और कोचिंग का जहाँ तक सवाल है कि कोचिंग के बिना, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, तो आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके भी कर सकते हैं। ये व्यक्ति को खुद को सोचना है कि उसे कोचिंग की आवश्यकता है कि नहीं है। सर ने जैसे कहा कि ये आपका समय कम कर देती है, निश्चित तौर पे कोचिंग जाने से जो काम आप 2 साल में करते हैं वो आप 1 साल में कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर विद्वान बैठे उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और नहीं ज्वाइन करना चाहेंगे तो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेके या नहीं भी लेके खुद से भी पढ़ के कर सकते हैं। जो सर ने फॉर्मूला बताया कि एक किताब को 10 बार पढ़ें, वही पीएससी यूपीएससी सभी परीक्षाओं का एक फॉर्मूला है। सर ने जैसे आपको बताया कि प्रश्न जो पुराने आ चुके हैं उनको सामने रखें, सिलेबस को रट्टा मार लें और उन प्रश्नों का रट्टा मार लें, और उसके बाद में जो स्टैंडर्ड बुक्स उनको पढ़ लें, आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। अंततः मैं हमारे आज के जो आयोजक हैं, जो हमारे चौधरी सर हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे जो आज के कार्यक्रम के विशेषज्ञ हैं, सच में मैं भी उनको विशेषज्ञ मानता हूँ, मैं भी सर से सीखता हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा। मेरे प्रिय मित्र श्री पाठक जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वे यहाँ पर आए। अपने उनका बहुत बड़ा एक प्लान होता है कोचिंग का, वो बिजी हैं, लेकिन उन्होंने आपके लिए समय निकाला। इसके लिए सर हम आपको बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। हमारे आज के जो संचालक हैं, हमारे अतिथि हैं, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकालकर हम लोगों को सुना, हमारे कार्यक्रम को सार्थक बनाया। थैंक यू। 2 मिनट सुनना चाहेंगे मुझे? परमिशन हो तो और मत मिलेगा। एक बार को तो मुझे भी लग रहा था कि मैं भी दे ही दूं और मैं परीक्षा दे दूं, पास भी हो जाऊंगा। लौटते खड़े हो गए मेरे। वाकई में बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन सर का, और मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तैयारी ऐसी होती है। मैं भी एक ऐसे एरिया में रहता था, हमें तो ये भी नहीं पता था कि यूपीएससी होता क्या है। मैं सबसे पहले तो हमारे प्राचार्य महोदय का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रोग्राम आयोजन कर दो। तो उसके बाद हमने सर से रिक्वेस्ट की और सर ने हाँ कर दी। तो हम चाहते हैं कि महाविद्यालय के छोटे छोटे प्रोग्राम के जरिए आप लोगों को बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, क्योंकि अगर आप आंख की जो बीमारी है उसका इलाज कराने के लिए कान के डॉक्टर के पास जाओगे तो नहीं होगा, है ना। तो हमने आपको जो चाहिए उसके लिए हमने सर को बुलाया, आग्रह किया, सर आ गए और वो आपको मिला दी।
आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि सर इंदौर से, सर के पास इतना फिजूल टाइम नहीं होता है। हमने रिक्वेस्ट की लेकिन सर चाहते थे कि हम बच्चों के सामने मुखातिब हो और उनको जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जिन दिक्कतों से इस एरिया में बच्चे जूझ रहे हैं उससे बच्चे उभर के आए। सर ने पहले शब्दों में मुझसे कहा था कि मेरी कोचिंग का कहीं पर नाम भी नहीं आए। तो आपने देखा होगा जो हमने ब्रोशर बनाया था उस ब्रोशर में हमने कहीं नहीं लिखा था कि सर कोचिंग चलाते हैं, लिखा गया कहीं। और सर का बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोचिंग में और हमको पैसे दो, जैसा कि सर ने बताया बहुत से कोचिंग वाले सिर्फ बिजनेस के लिए लगे रहते हैं, सर का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर बहुत अच्छे हैं, खैर जो भी है। तो आपको सर ने जो बताया उसको अपने जीवन में आचरित करिए। सर ने बहुत सारी चीजें बताई, उसमें से सिर्फ एक को पकड़िए जो आपको करना है ना। उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि में मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगा। तो बिना मेहनत के तो कुछ होना नहीं बच्चों। आप टारगेट फिक्स करिए, तो वो तड़प जो सर ने बताई है वो तड़प को लेके आइए, ठीक है ना। तो हम एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना टाइम सर को सुनने के लिए दिया। आपकी जो भी क्वेरीज होंगे आप सर को डायरेक्टली जो नंबर आपने लिखा है आप उसको पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, थैंक यू। आप लोग जा सकते हैं। देखिए हमारी टीम है, हमारे पाटिल सर हमेशा तैयार रहते हैं इन प्रोग्राम्स के लिए। पाटिल सर का तहे दिल से मैं अभिवादन करता हूं, उनका धन्यवाद अदा करता हूं। तो और आप लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा रहे आपके लिए वर्ष, बहुत सारी खुशियां लेकर आए। थैंक यू सो मच। जो बच्चे सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम जो कि हमारा 2 तारीख से शुरू होने वाला है, उसके डॉक्यूमेंट जो बच्चे लेके आए हैं वो संगीता मैम वो जमा कर देंगे। उनके फॉर्म्स हम बनाएंगे। 2 तारीख से आपका प्रोग्राम शुरू है सुबह 7 से 8 बजे और सिर्फ लड़कियों का प्रोग्राम है। कुछ लड़कों ने रजिस्ट्रेशन कर दी, उनके साफ साफ लिखा है कि दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर गर्ल्स 40 सीट्स। तो लड़के रजिस्ट्रेशन करेगा। तो 7 से 8 जो है का प्रोग्राम है